हेलो नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष परिवार में आप सब लोगों का दिल खोल के स्वागत है। जी हां मेरे दोस्तों, 360 डिग्री सीरीज जहां नर्सिंग के हर सब्जेक्ट को 360 डिग्री पे घुमाया जाता है और वो क्वेश्चन डील किए जाते हैं जो आपके अपकमिंग एग्जाम को नस्ते नाबूद करने के लिए कतई जहर साबित होने वाले हैं। तो जोड़ दीजिएगा, जगह दीजिएगा तमाम उन विद्यार्थियों का जिनका ख्वाब सरकारी कर्मचारी बनना है। अरे रुकना झुकना थकना किसी भी हालत में नहीं, और कंसेप्ट लॉजिक और रैशनल के दम पे जिंदगी को परिवर्तन करना चाहते हो। आगामी आने वाले समय के अंदर अपने परिणाम को बुलाना चाहते हो। टक से कटक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लोगों को बताना चाहते हो कि 360 डिग्री वो परिवार है जो किसी भी परिस्थिति में नहीं रुकता, नहीं झुकता, नहीं थकता है। अरे कई लोगों ने सोचा होगा, वो कहते हैं ना भैया जी अभी खामोश है तो जरूर कोई कारण होगा और दूर किसी तूफान ने कोई रूप किया धारण होगा, और अपन रुकने झुकना थकना हमारी जिंदगी की फितरत नहीं होगी। आज के दिन के स्पेशल विशेष दिन के, जी हां मेरे दोस्तों, वो कहते हैं ना चांद को चांदनी मुबारक हो, रात को सितारे मुबारक हो, फलक को तारे मुबारक हो, और हमारे दिल की अतल गहराइयों के साथ में आप सभी को ईद मुबारक हो। तो जितने भी मेरे मुस्लिम भाई बहन कमेंट बॉक्स में नजर आ रहे हैं उन सभी को आज के दिन की ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके परिवार में खुशियों की बौछार आए और अगले ईद से पहले आप एज सरकारी कर्मचारी बोले तो नर्सिंग ऑफिसर बनकर दिखाएं, ताकि अगले ईद को आपके घर वालों के लिए आप अच्छे से बढ़िया मिठाई, बढ़िया कपड़े, बढ़िया तोहफे लेकर के आए, और अपने छोटे मोटे जितने भी रिश्तेदार है या छोटे मोटे भाई हैं उनको ईद की ईदी दे सकते हैं। चलेगा। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू डियर। शुरुआत करने जा रहा हूं आज के दिन के धुआंधार सेशन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ध्यान से लैंग्वेज को देखिएगा, चारों ऑप्शन को देखिएगा, जो बेहतरीन जवाब लगे वो जवाब दे दीजिएगा। कोई भी बच्चा कट कॉपी पेस्ट नहीं करेगा और कमेंट हर बच्चा जरूर करेगा, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस कौन बढ़ाएगा? कमेंट बॉक्स का आप बढ़ता हुआ आंकड़ा, या मेरे दोस्तों आप लोगों की पॉजिटिविटी के साथ में ली गई क्लास। कई लोगों को आज की क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप सब लोगों की प्राइम मोटर रेस्पॉन्सिबिलिटी है एक बार मैक्सिमम लोगों को कनेक्ट करके बता दीजिएगा। बोला था 360 डिग्री कभी नहीं रुकती है, तो आज भी नहीं रुकेगी। चलेगा। आज के सेशन का धमाकेदार पहला क्वेश्चन रहेगा ये वाला, ध्यान से पढ़ें और फिर जवाब दें। आंकड़ा अटकना नहीं चाहिए मेरे दोस्त। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। अरे मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। ये तो होना ही था, ये तो आपको पता ही है कि 360 तो आनी है। चलो। ए क्लाइंट विद अर्ली डिमेंशिया, एक मरीज जो किस बीमारी का है? अर्ली डिमेंशिया, शुरुआती डिमेंशिया देखने को मिल रहा है। एक्सिबिट द डिस्टर्ब्स इन द हर मेंटल अवेयरनेस, और उसे अपने मानसिक रूप से संतुलन के बारे में जानकारी नहीं है। एंड ओरिएंटेड टू रियलिटी, और वो ओरिएंटेड रियलिटी वाला कंसेप्ट भी डिस्टर्बेंस है। द नर्स शुड एक्सपेक्ट टू असेस द लॉस ऑफ एबिलिटी इन विच ऑफ द फॉलोइंग अदर देन द एरियाज, कौन से एरियाज के अंदर इस चीज को पहचानोगे? यानी कोई भी व्यक्ति है जो डिमेंशिया का है, डिमेंशिया इज अ डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी। ध्यान रखिएगा, अगर बीमारी के बारे में बात कर देते हैं, क्या देखने को मिलता है? डिमेंशिया और डिलीरियम और डिमेंशिया आपने नाम सुना होगा, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक साइकोसिस। अरे जिसे क्या बोला जाता है? ऑर्गेनिक साइकोसिस बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, क्या बोला जाता है? ऑर्गेनिक साइकोसिस बोला जाता है। और ऑर्गेनिक साइकोसिस का मतलब ज्यादातर इसमें, अरे इसका मोस्ट कॉमन डिमेंशिया अपन अल्जाइमर डिमेंशिया पढ़ते हैं, इट इज अ डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी। ये किसका डिसऑर्डर देखने को मिलता है सर? ये मेमोरी का डिसऑर्डर देखने को मिलता है, जिसमें अपन एक नाम सुनते हैं कि अल्जीमर। अरे क्या नाम बोलते हो सर? नाम बोलते हैं अल्जीमर्स डिमेंशिया। नाम सुना है क्या? क्या अल्जीमर्स डिमेंशिया नाम सुना होगा? नाम सुना होगा एड्स डिमेंशिया प्रीकोक्स, नाम सुना होगा एड्स डिमेंशिया प्रीकोक्स। नाम सुना होगा कि मेरे दोस्तों इन्फ्राक्टिक डिमेंशिया, इन्फ्राक्टिक डिमेंशिया यानी भैया जी स्ट्रोक वाले मरीज में ब्रेन के ऑर्गन को ब्लड सप्लाई नहीं मिलने के कारण डैमेज हो गया। और लास्ट बट नॉट लीस्ट कौन सा देखने को मिलता है? हाइपोथायरॉयडिज्म डिमेंशिया। कौन सा देखने को मिलता है? हाइपोथायरॉयडिज्म डिमेंशिया के रूप में देखने को मिलता है। हाइपोथायरॉयडिज्म डिमेंशिया, ये 4 प्रकार के मुख्यतः डिमेंशिया होता है, लेकिन वो कहते हैं ना सारी दुनिया एक तरफ, तेरा कमरा एक तरफ, उसी प्रकार से सारे डिमेंशिया एक तरफ, मुख्य डिमेंशिया एक तरफ। अल्जाइमर डिमेंशिया का दूसरा नाम होता है प्यारे विद्यार्थियों सेनाइल। अरे क्या देखने को मिलता है? सेनाइल डिमेंशिया। आंकड़ा अटकना नहीं चाहिए, मैं बार बार नहीं बोलूंगा मेरे दोस्तों। अगर आप लोग दिलो जान से 360 डिग्री से मोहब्बत करते हो तो आंकड़ा अटक से कटक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैलना चाहिए, बल्कि अटकना नहीं चाहिए। तभी तो पड़ोसी के अंदर जलन होगी और अपने जलवे दिखेंगे। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, यहां क्या देखने को मिलता है? सेनाइल डिमेंशिया, जो मोस्ट कॉमनली ओल्ड एज के कारण होता है, बुढ़ापे के कारण। आपने देखा होगा दादा दादी जो रिश्तेदार
रिश्तेदार होते हैं वो बुढ़ापे में भूलना शुरू हो जाते हैं, जिनमें एप्रेक्सिया देखने को मिलता है, एग्नोशिया देखने को मिलता है, जिनमें इंसोम्निया देखने को मिलता है, एफेजिया देखने को मिलता है। ये सारे के सारे चीजें देखने सॉरी जिनमें नाम सुना होगा, एफेजिया देखने को मिलता है, हरे जिनमें देखने को मिलता है, एप्रेक्सिया देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, एप्रेक्सिया देखने को मिलता है, जिनमें एग्नोशिया देखने को मिलता है, एग्नोशिया, जिनमें देखने को मिलता है एमनेशिया, एमनेशिया देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा ये वाली चीज, एफेजिया का मतलब बोलने में दिक्कत होने लगी है। अरे स्पीकिंग किस में दिक्कत देखने को मिल रही है, स्पीकिंग में देखने को मिल रही है। याद रखिएगा एप्रेक्सिया का मतलब परफॉर्मेंस में, परफॉर्मेंस में जो काम जिस प्रकार से कर पाते थे आजकल नहीं कर पा रहे। एग्नोशिया का मतलब रिकॉग्नाइज में, रिकॉग्नाइजेशन यानी पहचानने में दिक्कत हो गई, याददाश्त कमजोर हो गई। और एमनेशिया का मतलब रिकॉल में या मेमोरी में, अरे रिकॉल या मेमोरी में दिक्कत देखने को मिली है। यानी पहले दादा दादी अपन को फलक तक अरे अपनी आर्ट से पहचान लेते थे कि मेरा पोता या पोती आए हैं, लेकिन बुढ़ापे में अरे बढ़ती हुई उम्र के साथ में जब आप दादा दादी के पास में जाते हो और जाकर के बैठ जाते हो तो या तो वो तुम्हें तुम्हारे पिताजी के नाम से पुकारेंगे कि वो आया, तो आप बोलोगे वो नहीं मैं हूं, तो वो वापस से बोलेंगे ओह तू है। कहने का मतलब क्या हो गया कि पहचानने में दिक्कत हो गई। और कई बार आपने देखा होगा कि वो किसी चीज की मांग करते हैं, जैसे कि मान लीजिएगा मेरे हाथ में ये रिमोट ले रखा है, उन्हें ये रिमोट चाहिए तो वो ये बोलेंगे दे ये वो ये हाँ ये। अरे कहने का मतलब आप पूछते रहोगे क्या देना है या क्या किस चीज की मांग कर रहे हो, लेकिन उन्हें उस चीज का नाम नहीं आ रहा है। अरे वो वाली चीज देखने को मिलता है। एफेजिया का मतलब बोलते बोलते रुक जाते हैं, बोलना भूल जाते हैं। एप्रेक्सिया का मतलब वो काम जो इतनी स्किल के साथ वो परफॉर्मेंस करते थे वही आजकल काम नहीं हो पा रहा है। जैसे कि मान लीजिएगा फॉर एग्जाम्पल के लिए जो कैशियर की पोस्ट पे पोस्टेड इंसान होता है वो जिंदगी भर पैसे काउंट करता है, लेकिन बुढ़ापे में एक समय ऐसा आ जाता है कि अगर उसे 100-200 रुपए के 200-400 या 2-4 नोट ही पकड़ा दिए तो वो एक एक नोट को उल्टा सीधा कर रहा है और काउंटिंग भूल रहा है, उससे काउंटिंग नहीं हो रही। वो बंदा जो रोज के करोड़ों रुपए हाथों से निकाल देता था, बिना मशीन काउंट कर लेता था, वो बुढ़ापे में काउंटिंग नहीं कर पा रहा है। मान लीजिएगा कोई बहुत बड़ा स्पोर्ट्समैन है, जैसे कि खिलाड़ी है, क्रिकेट का भगवान मान लो, या कोई भी इंसान है, बुढ़ापे में एक समय ऐसा आ चुका है कि वो क्रिकेट की बातें ही भूलने लगा है। अरे जैसे कि मान लीजिएगा कि 360 की बात कर लें, आज मैं अटक से कटक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक के हर सब्जेक्ट को लपेटने की कोशिश करता हूं जो नर्सिंग क्षेत्र से बिलोंग करता है। वही चीज आज आप स्किल के साथ में राफेल की स्पीड से फील करते हो और बुढ़ापे में जाकर के आप पूछोगे एंटीडोट ऑफ हिपेरिन क्या होता है सिद्धार्थ सर, तो सिद्धार्थ सर बोलेंगे होता है एंटीडोट, हाँ हिपेरिन ये वो। कहने का मतलब उस टाइम वो चीज याद नहीं आएगी, तो याद रखिएगा ये वाली चीज देखने को मिलती है। अब इस डिमेंशिया वाले मरीज के अंदर कंफर्मेटरी डायग्नोसिस की जाने वाली जांच का नाम होता है एमएमएससी किया जाता है। कौन सी किया जाता है? मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, जिसका हाईएस्ट स्कोर कितना होता है 30 देखने को मिलता है। नेक्स्ट इस मरीज के ट्रीटमेंट के लिए दवाई दी जाती है और इसमें किसका लेवल डिस्टर्बेंस हो जाता है? तो एसिटाइलकोलिन का एसिटाइलकोलिन का लेवल डिस्टर्बेंस होता है। इसमें दी जाती है टेकेरिन। अरे कौन सी दवाई दोगे सर? टेकेरिन नाम की दवाई देंगे, गैलेंटामाइन नाम की दवाई देंगे, और कौन सी दवाई दे सकते हो? डोनेपजिल। तो ध्यान रखिएगा ये दवाई मेनली काम में ली जाती है, दैट इज कॉल्ड एंटी अल्जाइमर मेडिकेशन। इन मेडिकेशन को क्या नाम दिया जाता है? तो सर इस मेडिकेशन को एंटी अल्जीमर बोला जाता है। एंटी अल्जीमर मेडिकेशन के नाम से जानते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट, अगर इसमें इंजरी विंजरी होने के चांसेज होते हैं, हाँ सर अगर खाना नहीं खाया तो 2 दिन नहीं खाएगा और खाना शुरू कर दिया तो 1 दिन में 4 बार खाएगा। ये मरीज बार बार भूलता रहता है, अपने घर वालों को बोलता है खाना नहीं खिलाया, घर वालों ने बोला अभी तो खिलाया, कहां खिलाया, क्यों झूठ बोल रहे हो, खाना तो खिला दो। इसके लिए अगर आपसे पूछे तो इसका क्या होना चाहिए? इसमें इंजरी के चांस को प्रिवेंट करने के लिए हमेशा इसको क्या करना है? क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखना है। अरे इस मरीज को कहां रखना पड़ेगा? तो क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। अरे इस मरीज को आप कहां रखोगे? क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखोगे टू प्रिवेंट द चांसेस। कई बार ये होता है कि इस मरीज को इंसोम्निया होना है, इंसोम्निया यानी नींद नहीं आ रही है। नींद नहीं आ रही है तो रूम के बाहर की कोई डिम लाइट चालू करके आप इसको ऑब्जर्व करना है। ध्यान रखिएगा डिम लाइट में ऑब्जर्वेशन करना है। टीवी वीवी गाने वाने चला दिए तो ये वैसे ही नहीं सो रहा है और भी नहीं सोएगा, चलेगा। याद वो रखिएगा, क्वेश्चन ने बोल दिया कि डिस्टर्ब इन द मेंटल अवेयरनेस, मानसिक रूप से अवेयरनेस गड़बड़ा गई है, जिससे ओरिएंटेड टू रियलिटी भी गड़बड़ा गई। इसे क्या बोलोगे? बैलेंस। बैलेंस का मतलब होता है बॉडी का सामंजस्य बनना या बैलेंस का बनना।
गड़बड़। अरे इंड्यूरेंस का मतलब होता है जुड़ी हुई चीजें या तात्विक चीजें हैं, उड़ा दीजिएगा। स्पीच बोलना नहीं, दैट इज कॉल्ड जजमेंट। अरे इसका मतलब क्या हो गया, डिसीजन लेने की कैपेसिटी नहीं आ रही है, जजमेंट। हाँ मेरे दोस्तों, गला काफी खराब है, कोऑपरेट करने की कोशिश कीजिएगा और जितना बड़ा आंकड़ा होगा उतना ही ज्यादा जोश जुनून के साथ में कंसेप्ट निकालूंगा, ये मेरा वादा रहेगा। चलेगा। अगर आपसे बोल दिया जाता है कि कभी भी कोई भी मरीज जिसमें साइकोसिस होता है, साइकोसिस का मतलब होता है कि मरीज के इनसाइट का अब्सेंट होना। अरे मरीज के अंदर क्या देखने को मिलता है, मरीज में इनसाइट अब्सेंट होती है और दूसरा मरीज में कौन अब्सेंट होता है, तो जजमेंट अब्सेंट होता है। अरे इनसाइट और जजमेंट क्या देखने को मिलता है, अब्सेंट देखने को मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। अरे इनसाइट और जजमेंट के बारे में बात की जाती है और इनसाइट और जजमेंट का कंसेप्ट यहां से निकल के आता है ये साइकोसिस में। और साइकोसिस मैंने दो प्रकार के बताए थे। अगर बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक साइकोसिस की, अगर आप पूछ रहे हो सर ऑर्गेनिक कौन सा होता है, ऑर्गेनिक वाली कंडीशन के अंदर अपन दो नाम पढ़ते हैं, डिलीरियम और डिमेंशिया। प्यारे विद्यार्थियों, एक नाम आपने सुना होगा जिसे बोला जाता है डिलीरियम, और डिलीरियम का दूसरा नाम है एक्यूट ब्रेन सिंड्रोम। डिलीरियम का नाम है एक्यूट ब्रेन सिंड्रोम, ध्यान रखिएगा। और दूसरा नाम होता है डिमेंशिया, डिमेंशिया को बोला जाता है, अरे डिमेंशिया को बोला जाता है क्रोनिक ब्रेन सिंड्रोम। डिमेंशिया को क्या नाम दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा क्रोनिक ब्रेन सिंड्रोम, जिसकी बीमारी मोर देन 6 ईयर्स देखने को, सॉरी मोर देन 6 मंथ देखने को मिलती है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। और जो चीज एक्यूट होती है वो लेस देन 6 मंथ होती है। अरे जो एक्यूट होती है वो लेस देन 6 मंथ होती है, ये तो ज्यादातर एक्सीडेंट वगैरह के कारण हो सकता है। डिलीरियम, डिलीरियम इज ए डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस, ये किसका होता है, कॉन्शियसनेस का होता है। अरे किसका देखने को मिलता है सर, ये कॉन्शियसनेस का डिसऑर्डर होता है। और ये ध्यान रखिएगा ऑर्गेनिक वाली कंडीशन, यानी ब्रेन के कुछ पोर्शन का श्रिंक हो जाना या ब्रेन के कुछ पोर्शन का डैमेज हो जाना। बोलो भगत और भगवान की जय। चलेगा, मजा आया कंसेप्ट के साथ में, राइट आंसर बी गया। नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये वाला रहेगा। आराम से पढ़े, पहचाने, परखें और जवाब देते रहे। क्वेश्चन ने बोल दिया कि व्हेन डेवलपिंग द प्लान ऑफ केयर, फिर से अल्जाइमर आ गया, व्हेन डेवलपिंग ए प्लान केयर फॉर ए क्लाइंट, अरे विद अल्जाइमर डिजीज, अल्जाइमर डिजीज का पेशेंट है हु इज एक्सपीरियंसिंग ए मॉडरेट इंपेयरमेंट, और उसमें मॉडरेट इंपेयरमेंट यानी आदि, ज्यादा खतरनाक भी नहीं है ज्यादा कम भी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ केयर शुड द नर्स एक्सपेक्टेड टू इंक्लूड, और नर्स इसमें क्या इंक्लूड करने की कोशिश करेगी, प्रमोट एंड गाइडिंग एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, रोजमर्रा जिंदगी को कैसे जिया सके इसे बताएंगे। मैनेजिंग ए मेडिकेशन शेड्यूल, दवाई का शेड्यूल मेंटेन करना। कॉन्स्टेंट सुपरविजन एंड टोटल केयर, कंप्लीटली सुपरविजन करो, टोटल केयर करो। और लास्ट बोल दिया सुपरविजन ऑफ ए रिस्की एक्टिविटी सच एज ए सेविंग, क्या करने की कोशिश करोगे। प्यारे विद्यार्थियों फटाक से जवाब दीजिएगा, ए और सी में ताबड़तोड़ लड़ाई खेल रहे हो। आंकड़ा आज बहुत ज्यादा अटका हुआ है मेरे दोस्तों, इतने ज्यादा ईद में मशगूल हो गए हो क्या। अरे मेरे प्यारे दोस्तों, सुबह से लेकर के शाम तक बस रिश्तेदारी निभा ली, अब पढ़ाई करो ताकि अगली ईद से पहले सिलेक्शन निकाल के दिखाएं। यहां से दो आंसर निकाल के लाऊंगा, बेहतरीन ध्यान रखिएगा। डिमेंशिया में पहला बोल दिया प्रमोटिंग एंड गाइडिंग एक्टिविटी ऑफ ए डेली लिविंग, अरे डेली लिविंग वाली गाइडिंग को, एक्टिविटी को प्रमोट करना है, जरूर जरूर करना है। नेक्स्ट बोल दिया कि मैनेजिंग ए मेडिकेशन शेड्यूल है, शेड्यूल को मैनेज करने की कोशिश, आराम से दवाई चलती रहेगी, कोई नहीं है। अरे कॉन्स्टेंट सुपरविजन एंड टोटल केयर जरूर करना है। ऑब्जर्वेशन, अरे ऑब्जर्वेशन से क्या देखने को मिलता है, तो लिख सकते हो प्रिवेंट चांसेज ऑफ इंजरी, प्रिवेंट चांसेज ऑफ इंजरी देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, इंजरी देखने को मिलता है कि मरीज में कहीं कोई किसी भी प्रकार की कोई इंजरी तो नहीं हो गई, मरीज में कहीं कोई किसी भी प्रकार का नुकसान तो नहीं हो गया। और सुपरविजन ऑफ ए रिस्क की एक्टिविटी सच एज ए सेविंग, ये कोई भी रिस्क में नहीं जाता है। तो यहां दो बेहतरीन आंसर निकल के आ रहे हैं और दो में ही फोकस करना है, तो एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग पे ज्यादा फोकस कर लेंगे। क्लियर, टोटल केयर को सुपरविजन करने की मेनली केयर को किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा ये वाला। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आराम से देख के जवाब देना।
बच्चे ए में जवाब दे रहे हैं, सी भी दे रहे हो। अरे भैया जी तुम्हें आज ए और सी से इतनी मोहब्बत कैसे हो गई? क्वेश्चन ने बोल दिया कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, कौन सा मेथड है इन्वेंट्री कंट्रोल का, द आइटम क्लासिफाइड एज द बेसिस ऑफ रेट ऑफ कंजप्शन पूछा है मेरे दोस्तों। अरे दर के आधार पे एबीसी, एचएमएल, एफएसएन, वीडी एनालिसिस। एक नाम होता है इन्वेंट्री कंट्रोल, एक नाम होता है इन्वेंट्री कंट्रोल। और इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब, इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब हॉस्पिटल में काम में लिए जाने वाले सामान के कंजप्शन को मेंटेन करना। यहीं पे दो क्वेश्चन और आते हैं। एक होता है लीड टाइम, एक समय को बोला जाता है लीड टाइम। लीड टाइम क्या होता है कमेंट कीजिएगा। और दूसरा कमेंट करके बताओ बफर स्टॉक क्या होता है। कमेंट फास्ट दूसरा लिखेगा। बफर स्टॉक किसे बोला जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। एक आपसे पूछ लिया लीड टाइम और दूसरा पूछ लिया बफर स्टॉक। एक नाम हो गया लीड टाइम और दूसरा नाम देखने को मिल रहा है बफर स्टॉक। क्या फर्क होगा दोनों में? कमेंट फास्ट मेरे दोस्तों। आपस में गप्पे में नहीं मारना है, मेन क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करनी है। चलो, लीड टाइम का मतलब होता है कि हमें जो सामान चाहिए उसकी लिस्ट भेजने से लेकर के प्राप्त करने तक का समय, यानी इसको बोल सकते हो डिमांड से लेकर के, अरे इसको क्या बोल सकते हो, डिमांड टू अचीवमेंट या डिमांड टू रिसीव। डिमांड से लेकर के रिसीव करने तक का लगा गया टाइम ड्यूरेशन क्या कहलाता है? अरे वो वाला समय, समय अभाव या समय दूरी क्या बोला जाता है? तो सर दैट इज कॉल्ड लीड टाइम। लीड टाइम का मतलब मान लीजिएगा कि मैंने 21 तारीख मॉर्निंग में भेज दिया था कि मुझे 5 ऑक्सीजन के सिलेंडर चाहिए, 2 कार्बन डाइऑक्साइड के चाहिए, 2 नाइट्रोजन के चाहिए। मुझे रिसीव हुए 26 तारीख तक, यानी भेजने से लेकर के आने तक का समय क्या कहलाया? लीड टाइम कहलाया। वेरी इंपॉर्टेंट चीज, ऑलवेज डिमांड सेंड इन द डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म, यानी रिटर्न फॉर्म में भेजनी है, बात नहीं करनी है कि मैंने बोला था ना आपने बात सुनी नहीं क्या, आप भूल गए क्या, जरूरी था। दूसरा लिख दिया बफर स्टॉक। बफर स्टॉक का मतलब इमरजेंसी के लिए हमेशा एक्स्ट्रा एक्सेसिव आपके पास में अवेलेबिलिटी होती है। मान लीजिएगा कि जैसे कि मेरे कंजप्शन में एट्रोपिन के इंजेक्शन बोल रहे हैं, मेरे एट्रोपिन के इंजेक्शन मेरे कंजप्शन में कितने बोल रहे हैं, 100 बोल रहे हैं। अब मुझे पता है कि मेरी पोस्टिंग कहां है, मान लीजिएगा जहां पर भी है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में है, यानी मेरे पास में जब 20 इंजेक्शन बचे मैंने भेज दी डिमांड। अरे मैंने क्या भेज दी, डिमांड भेज दी कि मुझे लो। एक समय ऐसा आ चुका है कि अभी तक सामान नहीं आया, लेकिन मेरा यहां कंजप्शन 0 हो गया। 0 हो गया मतलब मैं ये नहीं बोल सकता कि खत्म हो गया मतलब हो गया, नहीं। अरे नॉट ए पॉसिबल, हमारे पास में इसके अलावा एक्स्ट्रा इमरजेंसी का सामान जो रिजर्व होता है दैट इज कॉल्ड बफर स्टॉक। यानी ये अंदर वाली कुंडली, आप लोगों को पता होगा कि जैसे कि आप लोगों के पास में पर्स होता है, ऐसा आप लोगों ने पर्स देखा होगा, इस पर्स में ऐसी जेब होती है या नहीं होती है? ये अंदर मिडल 2 पॉकेट और देखने को मिलती है, ये मेन बता रहा हूं। अब इसमें आप यहां पर मान लीजिएगा, यहां पर जो भी रुपए रखते हो अलग बात है, इसके नीचे एक समेट के 2000 का नोट, या अब तो 2000 का बंद हो गया तो 500 के 4 नोट जरूर छुपा के रखते हो। यानी घर वाले जब भी पैसा भेजते हैं या यार दोस्त पार्टी की बात करते हैं, खोल के बता देते हैं पैसे नहीं है, क्लियर है। लेकिन मान लीजिएगा खुदा न खास्ता अगर कोई इमरजेंसी हो गई तो ये 5 नोट पड़े या जो 4 नोट पड़े उन्हें काम में लेते हैं। यानी इमरजेंसी के लिए पैसा हमारे पास में अलग होता है, वैसे ही अस्पताल में इमरजेंसी के लिए कुछ सामान को रिजर्व किया जाता है, दैट इज कॉल्ड बफर स्टॉक। तो इसे क्या बोल सकते हो, इट इज ए एक्स्ट्रा स्टॉक सेपरेटली प्लेस फॉर इमरजेंसी यूजेज। अरे भैया जी आपातकालीन के लिए अलग से सेव करना क्या कहलाता है, बफर स्टॉक कहलाता है। और लीड टाइम मैंने आपको बता दिया कि डिमांड भेजने से लेकर के रिसीव करने तक का समय लीड टाइम कहलाता है। अब आपके इन्वेंट्री कंट्रोल के कुछ मेथड आते हैं, एक नाम आता है दैट इज कॉल्ड एबीसी। एबीसी एनुअल कंजप्शन के लिए काम में लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब होता है ऑलवेज बेटर कंट्रोल। नाम आता है क्या, ऑलवेज बेटर कंट्रोल।
एक नाम देखने को मिलता है ऑलवेज बेटर कंट्रोल। ध्यान रखिएगा, ऑलवेज में क्या देखने को मिलता है, कोई भी चीज जिसका वेटेज तो 10% है, लेकिन मेरे दोस्त जिसकी कॉस्ट 70% है, यानी इसे हाई सिक्योरिटी में रखा जाता है। अरे इसे कहां रखोगे, हाई सिक्योरिटी में जिस चीज को रखा जाता है वो वाली चीज क्या कहलाती है, ऑलवेज। ऑलवेज यानी ताला है, ताला चाबी में रखो। यहां बेटर का वेटेज भी 20% है, जो बेटर की रेट भी लगभग उतनी है, यानी इसे मॉडरेट सिक्योरिटी में रखा जाता है, इसे मॉडरेट सिक्योरिटी में रखा जाता है। और लास्ट में बहुत हल्की चीज, बहुत सस्ती चीज, अरे बहुत हल्की या बहुत सस्ती चीज, यानी जिसका वेटेज तो है 70% लेकिन जिसकी रेट है 10%। ये तो अगर एग्जामिनर आपसे पूछे सबसे ज्यादा कॉस्ट किसकी होती है, ऑलवेज की सबसे महंगा है, मॉडरेट ठीक ठाक है, और भैया जी लास्ट वाला कंट्रोल तो आपका नॉर्मल या माइल्ड सिक्योरिटी या नॉन सिक्योरिटी में। और ये हमेशा ऑलवेज वेंटर कंट्रोल काम में लिया जाता है एनुअल कंजप्शन के लिए। अरे फॉर असेसमेंट ऑफ एनुअल कंजप्शन, किसके लिए असेसमेंट किया जाता है, तो एनुअल कंजप्शन के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, एनुअल कंजप्शन, यानी सालाना चीजें देखने के लिए। चलेगा, अगर दूसरे नंबर पे बात करते हैं तो एक कॉस्ट के लिए आता है जिसे हाई कॉस्ट, मिडिल कॉस्ट और लो कॉस्ट के नाम से जानते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव ये देखने को मिलता है, जिसे एक को बोल दिया हाई कॉस्ट, अरे जिसे क्या बोल दिया, हाई कॉस्ट नाम दे दिया। हाई कॉस्ट का मतलब सबसे महंगा है। अरे दूसरे नंबर पे ठीक ठाक है, जिसे मिडिल कॉस्ट नाम दे दिया, और लास्ट में नाम दे दिया लो कॉस्ट, यानी ठीक ठाक सस्ती चीज है। जैसे कि यहाँ रेमडेसिविर का इंजेक्शन है, यहाँ पेंटाप्रोजोल का, और यहाँ डिक्लोफिनेक है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट इसके बाद देखने को मिलता है कि कंजप्शन के आधार पे होता है फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग। अरे एफ का मतलब होता है फास्ट मूविंग। फास्ट मूविंग का मतलब वो सामान जो बहुत ज्यादा तेजी से आता है और आउट हो जाता है, लाइक दैट। जैसे कि इमरजेंसी वार्ड में आप ऑक्सीजन के सिलेंडर बहुत काम आते हैं, नॉर्मल सलाइन की बोतल, एनएस की बोतल, कैनुला, राइस ट्यूब, कैथेटर, सर इनकी संख्याएं तो अटरम सटरम बहुत काम आती है। ऐसा खुश नहीं होना है कि मेरे पास 4 बैंडेज के पैकेट पड़े, क्या पता कोई मरीज ज्यादा टूटा फूटा आया तो एक में लग जाएगी। तो फास्ट मूविंग। नेक्स्ट हो गया कि उसके बाद आता है दूसरा स्लो मूविंग। अरे दूसरा नाम होता है जिससे बोला जाता है स्लो मूविंग, धीरे धीरे मूवमेंट करता है। और लास्ट का बोला जाता है नॉन मूविंग, यानी जो मूवमेंट करता ही नहीं है। लास्ट में नाम आ जाता है नॉन मूविंग, यानी वो चीज जैसे कि डेप्सोन वेप्सोन है, नॉन मूविंग है कि वहां की वहीं आती है, एक्सपायर हो जाती है। स्लो मूविंग का मतलब ठीक ठाक कभी कभार काम आता है। तो कॉस्ट है, अरे भैया जी कंजप्शन के आधार पूछ ले तो ये जवाब देना है। अरे कंजप्शन के आधार पे पूछ ले तो ये जवाब देना है, कॉस्ट के आधार पे पूछ ले तो ये जवाब देना है, एनुअल के लिए जवाब वो देना है। और इसके बाद में रिक्वायरमेंट के आधार पे नाम आता है वाइटल, असेंशियल, डिजायरेबल। वाइटल असेंशियल डिजायरेबल। वाइटल असेंशियल डिजायरेबल। वाइटल का मतलब वो सामान जिनके बिना हमारा प्रोफेशन, हमारा वर्क या हमारा बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता, यानी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट दिस अवेलेबिलिटी, दैट इज वाइटल। वाइटल हमारे शरीर में भी बिना वाइटल के अपन जिंदा रह सकते हैं क्या प्यारे दोस्तों? नहीं। तो लिख सकते हो इसमें, क्या लिख सकते हो, कैन नॉट सर्वाइव विदाउट अवेलेबिलिटी। बिना अवेलेबिलिटी के हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते, उसे क्या बोला जाता है, वाइटल। दूसरा लिख दिया असेंशियल का मतलब जरूरी है, मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं थोड़े टाइम, सम टाइम सर्वाइव बट होल टाइम कैन नॉट सर्वाइव। कुछ समय सर्वाइव कर सकते हैं लेकिन बहुत लंबे टाइम तक हम सर्वाइव नहीं कर सकते। यहां क्या लिख सकते हो, सम टाइम मैनेज। होल टाइम कैन नॉट सर्वाइव, लेकिन पूरे समय में बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर सकते। और लास्ट होता है डिजायरेबल। अरे लास्ट क्या होता है, डिजायरेबल का मतलब इफ अवेलेबल देन वील यूज, बट इफ नॉट अवेलेबल देन इजी टू सर्वाइव। अरे इफ अवेलेबल देन यूज another, not extra require।
या नॉट एक्स्ट्रा डिजायर, लेकिन इसके अलावा इतनी ज्यादा जबरदस्त डिजायर भी नहीं है। वाइटल का मतलब जैसे कि किचन में बिना आटे के खाना बनेगा नहीं बनेगा, या बिना गैस के खाना बनेगा नहीं बनेगा। असेंशियल का मतलब जरूरी है कुछ समय चला लेंगे। देखो यहां तो बोल दो गैस का सिलेंडर, यहां बोल दो घर का आटा, और भैया जी लास्ट में क्या बोल सकते हो, जैसे कि तुम्हें नॉन स्टिक पैन चाहिए, चलेगा। ध्यान रखिएगा वाइटल का मतलब सर बिना गैस के कोई खाना नहीं बनेगा। असेंशियल का मतलब बिना आटे के तो कुछ समय मैनेज कर सकते हैं, चावल वावल पका लेंगे लेकिन लंबे टाइम नहीं चल पाएंगे। डिजायरेबल का मतलब नॉन स्टिक पैन चाहिए, दे दोगे तो खाना जलेगा नहीं, नहीं दोगे तो भी काम चलेगा, चलेगा। ध्यान रखिएगा द वाइटल, असेंशियल, डिजायरेबल, हाई कोस्ट, मिडिल कोस्ट, लो कोस्ट, फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग, और इधर ऑलवेज बेटर, कंट्रोल। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलती है इस प्रकार से, क्लियर है, इस चीज को समझते रहेगा। और हर बच्चा कमेंट करता रहेगा, टुकर टुकर नहीं देखना है मेरे दोस्तों। अरे जब आंखों में अरमान लिया और मंजिल को अपना मान लिया, तो अब क्या सोचना है बार बार आप लोगों को। यहां आपसे बेसिस ऑन द रेट कंजप्शन पूछा है, और भैया जी रेट का कंजप्शन, कंजप्शन का मतलब यूजेज, और यूजेज के बारे में कौन बताएगा, सी बताता है। एबीसी, एचएमएल या वीडी नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या देखने को मिलेगा, सी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ले जाने की कोशिश करता हूं, क्या रहेगा ये वाला, चलेगा। रुकना झुकना थकना बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, ध्यान से पढ़े, पहचाने, परखें और जवाब दें। बहुत आसान क्वेश्चन है, एक भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, और तुम्हारा तो वक्त आया था, हमारा दौर आएगा। तो दौर जरूर आएगा, साथ साथ में लाइक वाले बटन को भी देखते रहेगा, क्योंकि आप लोगों का जितना बड़ा आंकड़ा होता है हमारा जोश जुनून उतना ही होता है। सिद्धार्थ को सिद्धार्थ बनाने वाले तुम हो, जो हर परिस्थिति में बोलते हो कि नहीं रुकना, नहीं झुकना, नहीं थकना है। क्वेश्चन ने पूछा है कि द मोस्ट कॉमन कोजेज ऑफ नॉन इंगेजमेंट एट द टर्म ऑफ प्राइमरी ग्रेविडा। बहुत बढ़िया, सभी का सही है जवाब आया। मुख्यतः कारण बताओ कि प्राइमरी ग्रेविडा में बच्चा इंगेजमेंट नहीं हो रहा है, नॉन इंगेजमेंट है। तो सबसे पहले समझते हैं कि इंगेजमेंट का मतलब क्या होता है। कुछ समय तक मुझे सुनते रहेगा, बहुत अच्छे कंसेप्ट बन जाएंगे। ध्यान रखिएगा, जैसे कि मां का पेल्विक पूरा नहीं बनाऊंगा, मेन क्वेश्चन बनाता हूं। जैसे कि पेल्विक में फीटल स्टेशन, एक नाम सुना होगा, अरे एक नाम सुना होगा जिसे अपन बोलते हैं फीटल स्टेशन। क्या बोलते हैं, फीटल स्टेशन बोलते हैं, या जिसे क्या बोला जाता है, जिसे स्टेशन जीरो बोला जाता है। अरे जिसे स्टेशन जीरो बोला जाता है, फीटल स्टेशन बोल दो, या इसी को स्चियल स्पाइन बोला जाता है, या इसी को क्या बोला जाता है, स्चियल स्पाइन के नाम से जानते हैं। स्चियल स्पाइन बोल दो, फीटल स्टेशन बोल दो, स्टेशन जीरो बोल दो। वहां पे बच्चे का आकर के अटक जाना क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड इंगेजमेंट। ध्यान रखिएगा, वहां पर बच्चे का आकर के अटक जाना क्या कहलाता है, इंगेजमेंट कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। ऊपर से बच्चे का यहां तक ये वाली चीज तो आपको बता दी इंगेजमेंट, और बच्चे को पैदा होने के लिए इंगेजमेंट होना पड़ेगा। गाड़ी को रेलवे स्टेशन पे, अरे ट्रेन को चलने से पहले रेलवे स्टेशन पे आना पड़ता है, बस को चलने से पहले बस स्टैंड पे, और बच्चे को चलने से पहले फीटल स्टेशन पे आना पड़ेगा। दो नाम यहां से देखने को मिलता है, नाम सुना होगा लाइटनिंग, एक नाम सुना होगा लाइटनिंग, और दूसरा नाम सुना होगा डिसेंट, दूसरा नाम सुना होगा डिसेंट। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज क्या देखने को मिलती है। अगर आपसे पूछा जाए लाइटनिंग क्या होती है या डिसेंट क्या होता है, अगर ध्यान रखिएगा, जैसे कि ये रहा मां का पेल्विक, हाँ सर ये रहा स्चियल स्पाइन। ध्यान रखिएगा, ऊपर कोई भी बच्चा, ये रहा ऊपर, ये छोटा बच्चा जान के न कोई आंख दिखा ना रे बच्चा। ध्यान रखिएगा, पहले क्या होता है, बच्चा बड़ा होता रहता है, बड़ा होता रहता है, बड़ा होता रहता है, पूरा जीफोर्ड तक जाता है, उसके बाद पैदा होने के लिए नीचे आता है। ऊपर से बच्चे का नीचे की तरफ खिसकना, अरे बच्चे का नीचे की तरफ खिसकना, किसकी तरफ, टुवर्ड द स्चियल स्पाइन, या भैया जी टुवर्ड द फीटल स्टेशन, ऐसे नीचे की तरफ आना क्या कहलाता है, राइटनिंग है बोला जाता है, जिसको अपन बोलते हैं वेलकम साइन।
अरे जिसका दूसरा नाम देखने को मिलता है वेलकम साइन, या मां को रिलैक्स फील होता है कि हास बच्चा चला गया। वहीं पे डिसेंट कब बोलेंगे, जब बच्चा स्टिल स्पाइन पे तो आ चुका था। इसके बाद ये पहला स्टेप है लाइटनिंग, दूसरे नंबर पे इंगेजमेंट हुआ, और तीसरे नंबर पे देखिएगा जैसे कि ये इंगेजमेंट वाली कंडीशन थी, यहां से बच्चे का नीचे की तरफ खिसकना। अरे भैया जी यहां से बच्चे का नीचे की तरफ खिसकना। अरे ये बच्चा बोल रहा है मैं नीचे जाऊंगा, और ये कब तक जाएगा, जब तक पैदा नहीं हो जाता। अरे ये कब तक जाएगा, जब तक पैदा नहीं हो जाता है, दैट इज कॉल्ड ए डिसेंट। इसीलिए इसे बोला जाता है यूनिवर्सल, क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल कार्डिनल मूवमेंट। ध्यान रखिएगा लेबर के अंदर मूवमेंट होते हैं, और यूनिवर्सल कार्डिनल मूवमेंट यानी वो मूवमेंट जो रुकना नहीं चाहिए, और डिसेंट जहां रुक गया वहीं पे लेबर फेल हो जाएगा, डिसेंट जहां रुक गया वहीं लेबर फेल हो जाएगा। तो 3 क्वेश्चन समझ में आएंगे होंगे। इंगेजमेंट का मतलब इसे ऊपर से आकर के स्टिल स्पाइन तक आने का समय इंगेजमेंट, सॉरी लाइटनिंग कहलाएगा। स्टिल स्पाइन पे अटक जाना क्या कहलाएगा, इंगेजमेंट। और उसके बाद लगातार चलना डिसेंट। आपका बोला है कि कौन सी कंडीशन है मोस्ट कॉमनली जो नॉन इंगेजमेंट वाली देखने को मिलती है, और बच्चे को पैदा होने के लिए इंगेजमेंट आना पड़ेगा। देखो याद रखिएगा यहां लिखा हुआ है ब्रो प्रेजेंटेशन। 2-4 शब्दों में चीजों को लपेट ही देता हूं ताकि आपको मजा आ जाएगा। एक नाम देखने को मिलता है प्रेजेंटेशन। अरे एक नाम सुना होगा प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है मां के यूट्रस के लोअर यूट्राइन सेगमेंट में आने वाली स्ट्रक्चर प्रेजेंटेशन कहलाती है। कहां आने वाली स्ट्रक्चर बोल दिया, लोअर यूटेराइन, लोअर यूटेराइन सेगमेंट में, लोअर यूटेराइन सेगमेंट में जो स्ट्रक्चर आएगी वो क्या कहलाएगी, प्रेजेंटेशन कहलाती है। और प्रेजेंटेशन में क्या आएगा, या तो बच्चे का मुंडी आएगा, या तो बच्चे का हेड आएगा, जी हां सर, या टूटू के बटक आएंगे। क्या देखने को मिल सकता है, टूटू के बटक देखने को मिल सकते हैं। तीसरे नंबर पे क्या देखने को मिल सकता है, बंदे का कंधा, बोले तो शोल्डर आ सकता है। चौथे नंबर पे क्या आ सकती है, कोड आ सकती है। चौथे नंबर पे कोड आ सकती है, और पांचवें नंबर पे खुदो खुद बोले तो प्लेसेंटा आ सकता है। अरे कौन आ सकता है, प्लेसेंटा। ये 5 ही स्ट्रक्चर मां के लोअर यूट्राइन सेगमेंट में आ सकती है, इसके अलावा नहीं आती है। और सर्वाधिक आने वाली स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है, हेड का आना सिफेलिक कहलाता है। हेड का आना क्या कहलाता है प्यारे दोस्तों, सिफेलिक। और मोस्ट कॉमन जो प्रेजेंटेशन होता है वो सिफेलिक होता है। मोस्ट कॉमन अगर प्रेजेंटेशन आपसे पूछ लिया जाता है तो सिफेलिक। बटक आएंगे इसे ब्रिच बोल दिया जाता है। अरे अगर बटक आ गए तो बटक वाले का दूसरा नाम है ब्रिच, शोल्डर का शोल्डर, कोड का कोड, और प्लेसेंटा का प्लेसेंटा। ध्यान रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। तो प्रेजेंटेशन की डेफिनेशन है लोअर यूट्राइन सेगमेंट में आने वाली चीज, और चीजें कितनी मिल सकती है, 5, और 5 का नाम है हेड, बटक, शोल्डर, कोड, प्लेसेंटा। इसके अलावा जो भी आता है वो ये वाला नहीं कहलाता है। दूसरा नाम आता है प्रेजेंटिंग पार्ट। दूसरा नाम देखने को मिलता है प्यारे दोस्तों प्रेजेंटिंग पार्ट। अब ध्यान रखिएगा प्रेजेंटिंग पार्ट का मतलब सेंटर पोर्शन ऑफ द प्रेजेंटेशन। जो अभी प्रेजेंटेशन में आया है, प्रेजेंटेशन का मतलब आगे होकर के रिप्रेजेंट करने वाला, उसका सेंटर पोर्शन क्या कहलाएगा, प्रेजेंटिंग पार्ट। तो इसे क्या बोल सकते हो सर, इसे हम बोल सकते हैं सेंटर पोर्शन। अरे इसे क्या बोलोगे, सेंटर पोर्शन, सेंटर पोर्शन ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट, सेंटर पोर्शन ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट वाली कंडीशन देखने को मिलती है। कई लोगों को कलर में दिक्कत होगी तो ये ले मेरे भाई, कलर में दिक्कत नहीं लेनी है। अरे दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, फिक्र बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो प्रेजेंटिंग पार्ट का मतलब होता है सेंटर पोर्शन में बीचों बीच क्या नजर आ रहा है, तो बीचों बीच सर उसी का सेंटर पोर्शन आएगा। जैसे कि मान लीजिएगा सिफेलिक था, अरे जैसे कि मान लीजिएगा आपका बंदा देखने को मिला था सिफेलिक में, तो सिफेलिक में सेंटर पोर्शन क्या देखने को मिलता है, तो देखने को मिलता है वर्टेक्स। अरे क्या देखने को मिलता है, वर्टेक्स देखने को मिल सकता है। इसके अलावा क्या देखने को मिल सकता है, ब्रो देखने को मिल सकता है। और क्या देखने को मिल सकता है, फेस देखने को मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन ये 3 तो होते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली सेंटर पोर्शन कौन सा होता है, तो वर्टेक्स। तो अगर एग्जामिनर पूछ ले कि वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है, नहीं, वर्टेक्स इज ए प्रेजेंटिंग पार्ट। वर्टेक्स का मतलब होता है लेमडा से लेकर के ब्रेगमा तक का गैप क्या कहलाता है, वर्टेक्स कहलाता है। ब्रो का मतलब होता है कि ब्रेगमा से लेकर के ग्लाबेला तक ब्रो होता है, और ग्लाबेला से मेंटम तक फेस होता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये कहां से कहां देखने को मिलता है, तो लिख सकते हो लेमडा। अरे कहां से देखने को मिलता है, लेमडा 2। अरे लेमडा से लेकर के ब्रेगमा तक का गैप ये कहलाएगा। यहां आप क्या बोल सकते हो सर, ब्रेगमा। अरे ब्रेगमा से लेकर के ग्लाबेला, ग्लाबेला क्या होता है, बिंदी लगाना, टिकी लगाना, तिलक लगाना वाली जगह देखने को मिलती है, चलेगा। यहां क्या देखने को मिलता है, फेस का मतलब क्या देखने को मिलता है, ग्लाबेला से। अरे ये कहां देखने को मिलता है,
ग्लाबेला। अरे क्या देखने को मिलेगा, ग्लाबेला टू मेंटम, मेंटम का मतलब थोड़ी वाला हिस्सा। अरे थोड़ी वाला हिस्सा, थोड़ी वाला तिल सुना होगा, हाँ। अरे जब बच्चे का सर नीचे की तरफ आएगा तो तीन हिस्से आ सकते हैं। वर्टेक्स मोस्ट कॉमनली होता है, ब्रो आ सकता है और ब्रो के अलावा फेस आ सकता है। उसी प्रकार से शोल्डर आएगा तो शोल्डर में शोल्डर ही देखने को मिलता है और बाकी चीजें होती है। चलेगा, दूसरा पॉइंट खत्म हुआ, दैट इज पहला प्रेजेंटेशन समझ में आया, दूसरा प्रेजेंटिंग पार्ट। तीसरा नाम देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड एटीट्यूड। एटीट्यूड, एटीट्यूड का मतलब देख लीजिएगा, मेरे से एक नॉर्मल चीज सीख लीजिएगा। अगर जीवन में कभी बात होती है तो दो जीवन के अच्छे सिद्धांत बता देता हूं, एक होती है पर्सनैलिटी और दूसरा होता है एटीट्यूड। अरे एक होती है पर्सनैलिटी और दूसरा होता है एटीट्यूड। कई लोग बोलेंगे सिद्धार्थ की पर्सनैलिटी क्या है, सिद्धार्थ का एटीट्यूड क्या है? तो पर्सनैलिटी ऑलवेज डिपेंड अपॉन द भैया जी हिमसेल्फ और हर सेल्फ, उसी व्यक्ति पे डिपेंड करती है। मेरी पर्सनैलिटी मेरे ऊपर ही डिपेंड करेगी कि भाई मेरा रहना सहना है क्या है, मेरी बोली चाली क्या है, मेरा नजरिया क्या है, मेरा नॉलेज क्या है, मेरा लिविंग स्टैंडर्ड क्या है। लेकिन मेरा एटीट्यूड किस पे डिपेंड करेगा? सामने वाले इंसान पे। अगर सामने वाला बहुत बहुत नरम आवाज में बात करने वाला है तो नरम में होती है, सामने वाला गर्म है तो गर्मा गर्म में होती है, सामने वाला नॉलेज की खान खोल रहा है तो खान, अगर सामने वाला मुस्कुरा रहा है तो मुस्कुराओ, सामने वाला गुस्सा कर रहा है तो डबल गुस्सा करो, सामने वाला मोहब्बत कर रहा है तो मोहब्बत करो। एटीट्यूड ऑलवेज डिपेंड अपॉन द, हाँ, सामने वाला या एग्जामिनर पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है और पर्सनैलिटी खुद पे डिपेंड करती है। यहां दोनों की बात अलग है। और ये एटीट्यूड कौन सा है? प्रेगनेंसी में मां और बच्चे वाला एटीट्यूड है। चलेगा, ध्यान रखिएगा, एटीट्यूड का मतलब होता है, यहां देखने को मिलता है, डेफिनेशन लिख लीजिएगा। अरे रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशनशिप बिटवीन ओवन ऑर्गन्स या ओवन बॉडी पार्ट्स, आपके अपने बॉडी पार्ट्स के साथ में कैसे संबंध है, ये एटीट्यूड कहलाएगा। अगर आप पिचक करके चिपक करके बैठे हो, दैट इज कॉल्ड फ्लेक्शन। अरे उसे बोला जाता है फ्लेक्शन। और दुनिया में मोस्ट कॉमन या मोस्ट यूनिवर्सल एटीट्यूड कौन सा होता है? मोस्ट यूनिवर्सल, मोस्ट कॉमन बोल दो या मोस्ट यूनिवर्सल एटीट्यूड क्या होता है? देश और दुनिया के तमाम बच्चे जब मां के पेट में होते हैं तो छोटे से मैदान में बड़ा बच्चा होता है, पिचक के बैठता है। कुछ नालायक औलाद होती है जो फैल के पसर के पड़ती है, एक्सटेंशन कहलाती है। क्या कहलाती है? एक्सटेंशन कहलाती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, यूनिवर्सल एटीट्यूड का नाम है फ्लेक्शन और दूसरे नंबर पे है एक्सटेंशन। पहले बात कर ली थी प्रेजेंटिंग पार्ट की। नेक्स्ट एक नाम आता है, दैट इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। एक नाम देखने को मिलता है, बोला जाता है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का मतलब होता है कि जो आपका प्रेजेंटिंग पार्ट है उसका उभरा हुआ हड्डी का हिस्सा। अरे ध्यान रखिएगा, बोनी प्रोमिनेंट एरिया ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। अरे क्या बोल सकते हो मेरे दोस्तों? बोनी। अरे क्या बोल सकते हो? बोनी प्रोमिनेंट, बोनी प्रोमिनेंट एरिया ऑफ, बोनी प्रोमिनेंट एरिया ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट। प्रेजेंटिंग पार्ट का उभरा हुआ हड्डी का हिस्सा कहलाता है डिनोमिनेटर। क्या कहलाता है? डिनोमिनेटर। जैसे कि नाम आया था मेरे दोस्तों, एक जगह अपन ने लिख दिया था सिफेलिक जैसी कंडीशन लिखी थी, हाँ, सिफेलिक में अपन ने नाम लिखा था वर्टेक्स। अरे उसके बाद नाम लिखा था ब्रो, लिखा था सर। उसके बाद नाम लिखा था मेरे दोस्तों फेस, हाँ। इसके अलावा नाम लिखा था, उसके बाद आगे जाएंगे तो दूसरे नंबर पे बटक आएगा। अरे क्या देखने को मिलता है? बटक, 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 ब्रीच में बटक आएंगे। और उसके बाद शोल्डर में, शोल्डर बोले तो बंदे का कंधा आएगा। सही बात है। इनमें हड्डी के उभरे हुए हिस्से को जिक्र करो। ऑक्सीपुट, इसमें कौन होता है? ऑक्सीपुट देखने को मिलता है। कौन आता है? ऑक्सीपुट। और मोस्ट कॉमन डिनोमिनेटर का नाम भी क्या होगा? ऑक्सीपुट होगा। अरे क्या होगा? ऑक्सीपुट होगा। ब्रो में कौन होगा? फ्रंटल बोन। अरे कौन होती है? फ्रंटल बोन उभरी हुई होती है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। और भैया जी फेस में कौन होता है? मेंटम। अरे कौन होता है प्यारे दोस्तों? मेंटम, यानी थोड़ी उभरी। अरे ऊपर वाली हड्डी लाएगा तो ये हड्डी पीछे वाली मोटी है, उभरी हुई है। अगर मेरे दोस्तों फेस लाया तो, सॉरी, ब्रो लाया तो ये ललाट उभरा हुआ है, और फेस लाया तो मेंटम उभरा हुआ है। फेस लाया तो कौन उभरा हुआ है? मेंटम। इधर लिख लीजिएगा, बटक लाया तो कौन उभरा हुआ है? सैक्रम। कौन उभरा हुआ है? सैक्रम उभरा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। और अगर शोल्डर करके आया तो क्या लिख सकते हो? एक्रोमाइन प्रोसेस।
अरे क्या लिख सकते हो, एक्रोमाइन प्रोसेस देखने को मिलता है, यानी बंदे का कंधा उभरा हुआ है। तो ये सारी की सारी चीजें देखने को मिलती है, दैट इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। अरे इन सारी के सारे कथनों को क्या बोलोगे, डिनोमिनेटर। रटवाने वाले खूब मिल जाएंगे स्लाइडों के साथ में। अरे पढ़ने की कोशिश कीजिएगा मेरे दोस्तों। डिनोमिनेटर के बाद, अरे डिनोमिनेटर के बाद क्या देखने को मिलता है, तो एक नाम आता है जिसे बोल सकते हो, अरे मेरे दोस्तों इसके बाद में क्या बोल सकते हो, लाई। लाई का मतलब क्या होता है कि इस बार रिलेशनशिप किसके साथ में देखने को मिल रहा है, रिलेशनशिप, या बोल सकते हो लॉन्ग एक्सिस। रिलेशनशिप ऑफ लॉन्ग एक्सिस, रिलेशनशिप ऑफ लॉन्ग एक्सिस ऑफ मैटरनल यूट्रस। अरे मैटरनल यूट्रस, मैटरनल यूट्रस एंड लॉन्ग एक्सिस ऑफ फीटस, लॉन्ग एक्सिस ऑफ फीटस। अरे बच्चे के शरीर का सबसे लंबा हिस्सा और मां के यूट्रस का सबसे लंबा हिस्सा के बीच में निकलने वाला संबंध कहलाता है लाई, और बच्चे के खुद के अंगों के साथ में निकलने वाला संबंध क्या कहलाता है, तो एटीट्यूड कहलाता है। चलो लाई के अंदर अगर बात करते हैं तो ये पहली कंडीशन देखने को मिलती है। मान लीजिएगा कि आपका ये बच्चा इस प्रकार से देखने को मिल रहा है। अब मैंने बोला मां के यूट्रस का लॉन्ग एक्सिस बताइएगा, तो मां के यूट्रस का लॉन्ग एक्सिस तो इस साइड से इस साइड में बोले तो एक लाइन खींच सकते हो। बच्चे के शरीर का लॉन्ग एक्सिस क्या होगा, तो ये रहे बच्चे का शरीर का लॉन्ग एक्सिस। इनके बीच में बनने वाला संबंध क्या कहलाएगा, लाई कहलाती है, और ये लाई कहलाती है लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल लाई कहलाती है। अरे ये लाई क्या कहलाएगी सर, लॉन्गिट्यूडिनल। और मोस्ट कॉमन लाई कौन सी होती है, लॉन्गिट्यूडिनल होती है। मोस्ट कॉमन लाई कौन सी होती है, लॉन्गिट्यूडिनल देखने को मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है जब दोनों के अंदर संबंध निकाले। इसके बाद में दूसरे नंबर पे बात कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे हमें क्या नजारा देखने को मिल सकता है कि सर बच्चा यूं होगा। अरे बच्चा यूं देखने को मिल रहा है, तो मां का लॉन्ग एक्सिस कौन सा है, ये ले लीजिएगा। मां के यूट्रस का लॉन्ग एक्सिस ये रहा, और बच्चे के बॉडी का लॉन्ग एक्सिस ये रहा। बराबर आपको क्या देखने को मिल रहा है सर, अरे थोड़ा ये तिरछा है तो लिख सकते हो ओब्लिक्यू। क्या लिख सकते हो, ओब्लिक्यू देखने को मिल रहा है। लाइन क्रॉस बन रही है, और ओब्लिक्यू का नाम होता है अनस्टेबल। ओब्लिक्यू का ही नाम होता है अनस्टेबल, यानी बच्चा कभी भी तिरछा नहीं रुक सकता। अरे या तो ये घूम करके टेढ़ा हो जाएगा या ये सीधा हो जाएगा। क्लियर है। लास्ट बट नॉट लीस्ट देखने को मिलता है, यानी एग्जैक्टली बच्चा इस प्रकार से घूम रहा है। अरे ध्यान रखिएगा, और यहां अब रिलेशन निकालो। अरे यहां अगर रिलेशन निकालोगे तो ये मां के यूट्रस का लॉन्ग एक्सिस, हाँ, और ये बच्चे के शरीर का लॉन्ग एक्सिस एग्जैक्टली प्लस बन रहा है, बोले तो ट्रांसवर्स, और ये ट्रांसवर्स होता है। तो ध्यान रखिएगा, तीन प्रकार के लाई बता दिए। पहला लाई बताया लॉन्गिट्यूडिनल। लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब लॉन्ग एक्सिस ऑफ द मैटरनल यूट्राइन बॉडी एंड लॉन्ग एक्सिस ऑफ फीटल बॉडी। दोनों को देखा तो दोनों लॉन्ग वाली कंडीशन। वो कहते हैं ना, उसे देखा तो ऐसा लगा कि तू मेरी है। अरे उसे देखा तो ऐसा लगा कि तू मेरी है, तेरी आंखें समंदर से गहरी है, और मैं तुझे सुबह से शाम तक बोल बोल के थक गया, फिर पता चला तू तो बहरी है। तो बहरे नहीं बनना है मेरे दोस्तों जिंदगी के अंदर। ध्यान रखिएगा, जो बराबर चलेंगे वो लॉन्गिट्यूडिनल कहलाएंगे, बोले तो लंबे दिखाई देंगे, चलेगा। जो ऐसे घूमे घूमे तिरछे होंगे, या तो आड़ा हो जाएगा या टेढ़ा हो जाएगा, और ये लास्ट वाला ट्रांसवर्स होता है। तो चौथा पॉइंट अपन ने लाई के बारे में देख लिया, और लास्ट नाम निकल के आता है जिसे बोला जाता है पोजीशन। हालांकि मैं पोजीशन में बहुत ज्यादा मैंने ये आपको ओबीजी की पोजीशनें पढ़ा दी है। अरे फीमेल पेल्विक पढ़ा दिया और फीटल स्कल पढ़ा दिया। एपिसोड नंबर 173 और 174 में जाकर के देखिएगा तो पता चलेगा कंसेप्ट लॉजिक रेशनल क्या होता है। पोजीशन की डेफिनेशन होती है कि मां के पेल्विक के स्केल स्पाइन और फीटस के डिनोमिनेटर के बीच में बनने वाला संबंध कहलाता है पोजीशन। तो इससे क्या बोल सकते हो सर, इसका मतलब ये देखने को मिलते हैं कि रिलेशनशिप, अरे रिलेशनशिप इन बिटवीन फीटस डिनोमिनेटर। अरे रिलेशनशिप इन बिटवीन द फीटस डिनोमिनेटर एंड मैटरनल पेल्विक,
मां के पेल्विक के बीच में, मां के पेल्विक के बीच में या फीटस के डिनोमिनेटर के बीच में बनने वाला संबंध पोजीशन होती है। और ध्यान रखिएगा जब बच्चा वर्टेक्स में आता है, अरे जब बच्चा वर्टेक्स वाली कंडीशन में बोले तो सिफेलिक वाला बच्चा होता है। अरे कौन सा हो सकता है बच्चा, सिफेलिक में अगर होगा तो 8 पोजीशन आती है। वहीं पे अगर बच्चा ब्रिच में बोले तो बच्चा उल्टा रहेगा तो 6 पोजीशन बनेगी। और बच्चा अगर ट्रांसवर्स में आ जाता है, ट्रांसवर्स में आ जाता है तो आपकी भैया जी 2 ही पोजीशन बनती है। अब एग्जामिनर आपसे पूछेगा मोस्ट कॉमन पोजीशन कौन सी होती है, तो एलओटी। अरे मोस्ट कॉमन पोजीशन कौन सी होती है, तो जवाब देना है एलओटी, लेफ्ट ऑक्सीपुटो ट्रांसवर्स। ऑप्शन में नहीं आए तो दूसरे जवाब देना है एलओएल, लेफ्ट ऑक्सीपुटो एंटीरियर। और ये भी ऑप्शन में नहीं आए, जवाब देना राइट ऑक्सीपुटो एंटीरियर। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा 40% पोजीशन कौन सी पाई जाती है, एलओटी पाई जाती है। अरे कौन सी पाई जाती है, एलओटी। प्रायोरिटी को देख लेना, आज तक एलओटी आया नहीं लेकिन जिस दिन आएगा यही जाएगा। पहले नंबर एलओटी देना है, दूसरे नंबर एलओए देना है, तीसरा नंबर है आरओए देना है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। इस प्रकार से आपको अपने दिमाग में पोजीशन को बिठा के रख लेना है और अपने सिलेक्शन को और मजबूती के साथ पेश करना है। कितने पॉइंट पढ़ा दिए, पोजीशन पढ़ा दी। नेक्स्ट आपको दूसरे नंबर पे लाई पढ़ा दी, 2 3 नंबर पे डिनोमिनेटर पढ़ा दिया, 4 नंबर पे प्रेजेंटिंग पार्ट पढ़ा दिया, 5 नंबर पे एटीट्यूड पढ़ा दिया और 6 नंबर पे प्रेजेंटेशन पढ़ा दिया। बोलो भगत और भगवान की जय। आपके क्वेश्चन में बोला है कि कौन सी कंडीशन में नॉर्मली, अरे द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ नॉन इंगेजमेंट एट द इंट्रम ऑफ प्राइमरी ग्रेविडा, प्राइमरी ग्रेविडा में इंगेजमेंट नहीं हो रहा है तो ध्यान रखिएगा ब्रो प्रेजेंटेशन। अरे जिसका ललाट आएगा तो भी नीचे तो आएगा, इसमें होता है हाइड्रोमेनियोज का मतलब मां की यूट्राइन बॉडी एमनियोटिक कैविटी में भरा हुआ एमनियोटिक फ्लूइड जो थोड़ा सा नॉर्मल से ज्यादा हो सकता है। ज्यादा हो गया तो क्या होगा मेरे दोस्तों, अरे पाया तो जाएगा। अरे ब्रिज प्रेजेंटेशन सीधा उल्टा टेढ़ा आ जाएगा। लेकिन अगर बच्चे का या तो सर मोटा है या मां का पेल्विक छोटा है, सिपेलो का मतलब होता है हेड, सिपेलो का मतलब होता है हेड, अरे पेल्विक का मतलब होता है मां का पेल्विक। ध्यान रखिएगा या तो पेल्विक छोटा है, या तो पेल्विक छोटा है और या सर आपका मोटा है, या तो सर का मोटा पाया जाना या पेल्विक का छोटा पाया जाना, तो इसमें नहीं बैठ पाएगा। ये रहा पेल्विक और ये रहा सर, इस चीज को कैसे करोगे फिट, नहीं कर पाएंगे किसी भी हालत में। कर दोगे क्या, नॉन इंगेजमेंट, इसमें क्या होता है सिजेरियन, इसमें एकमात्र ऑप्शन निकल के आता है सिजेरियन इज चॉइस, सिजेरियन इज चॉइस, एकमात्र चॉइस सिजेरियन निकल के आएगी। चलेगा, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखें, पहचाने, परखें और अपने बेहतरीन आंसर को पुट डाउन करें। अभी तक जिस बच्चे ने क्लास को लाइक एंड शेयर नहीं किया जल्दी से कर दीजिएगा। नाजनी निगाहों से न देख, हम दरिया में नहाकर आए हैं और हवाएं क्या खाक हमारा रास्ता रोकेगी, हम तो तूफान से टकरा के आए हैं। तो तूफान से टकरा के आए हैं, वो हवाओं से रुकने वाले नहीं हैं। सबका डी, सबका साथ, सबका विकास, ऐसे जवाब आते हैं तो मजा आता है। चलो, इफ ए चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम लाइन, चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम की लाइन क्या हो गई, ब्रोक हो गई और या इंटरप्टेड यानी टूट गई, खराब हो गई। द नर्स फर्स्ट कोर्स एक्शन शुड बी, सबका नर्स का सबसे पहला एक्शन क्या होगा, डॉक्यूमेंट द पेशेंट, नोटिफाइड द पेशेंट, चेक द पेशेंट वाइटल और लास्ट बोल दिया क्लैंप द ट्यूब इमीडिएटली। तो डॉक्टर डॉक्यूमेंट हमेशा लास्ट में होता है, कागजी कार्रवाई को कभी पहली प्रायोरिटी नहीं है। नोटिफाइड द फिजिशियन, फिजिशियन को बाद में बताएंगे, सेकंड प्रायोरिटी है। वाइटल साइन बाद में देखेंगे, सबसे पहला आएगा क्लैंप द ट्यूब। और क्लैंप क्यों करना चाहते हो तो लिख लीजिएगा, इससे क्या देखने को मिलता है, अरे इससे होगा प्रिवेंट चांसेज, अरे क्या देखने को मिलेगा, प्रिवेंट चांसेज ऑफ एयर एंट्री, प्रिवेंट द चांसेज ऑफ एयर एंट्री, एयर की एंट्री को प्रिवेंट करने के चांस है। क्लियर है, ध्यान रखिएगा वरना एयर घुस जाएगी। मैंने बोला था कि अगर आपकी ट्यूब या तो हो सकती है डिस्कनेक्टेड, और डिस्कनेक्टेड हो गई मतलब जॉइंट खुला है और जॉइंट खुलते ही क्या करना है, अरे उसके लिए हमें करना है डिप द ट्यूब। अरे क्या करना है, डिप द ट्यूब इन स्टेराइल वाटर,
ट्यूब को किस में डिप करना है, स्टेराइल वाटर में डिप करना है। और दूसरा अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या कर सकते हो सर, दूसरा ट्यूब हो सकती है डिसलोकेटेड, और डिसलोकेटेड हो गई, इसका मतलब ट्यूब को क्या करोगे, अरे डिसलोकेटेड का मतलब क्या देखने को मिलता है, छाती से निकल गई, पिंच द स्किन, और पिंच द स्किन टू प्रिवेंट द चांसेज ऑफ एयर एंट्री, एयर की एंट्री को रोकने के लिए स्किन को पिंच करेंगे। क्लियर है। बाकी कल पूरा का पूरा पढ़ा दिया तो आज बताऊंगा नहीं, क्योंकि मरीज है क्लोज चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम जो नेगेटिव प्रेशर पे काम करता है, ग्रेविटी फोर्स होता है मरीज की छाती से नीचे रखना है, जिसमें 3 चेंबर पाए जाते हैं और लेवल जरूरत से ज्यादा आता है तो पता करना, इन्फॉर्म करना, जानकारी अर्जित करना। क्लियर है। कंटिन्यूअस बबलिंग होती है वो एयर लीकेज को बताएगी, और इंटरमीडिएट बबलिंग नॉर्मल होती है। लिख लीजिएगा, अगर आपसे बोल दिया जाए कि इंटरमीडिएट क्या देखने को मिलती है, बबलिंग क्या देखने को मिलती है, इंटरमीडिएट जो बबलिंग होती है वो क्या देखने को मिलती है सर, इंटरमीडिएट बबलिंग तो नॉर्मल होती है, लेकिन कंटिन्यूअस बबलिंग होती है वो एबनॉर्मल होती है। वहीं पे अगर क्या बोल दिया जाए कि कंटिन्यूअस जो बबलिंग होती है वो हमेशा किसको बताएगी, एयर लीकेज को। अरे किसको बताएगी, कंटिन्यूअस बबलिंग हमेशा एयर लीकेज के बारे में जानकारी देता है, इस चीज को जरूर देख लेना। क्लियर है। दूसरा हमेशा देख लीजिएगा कि ड्यूरिंग, अरे एक लाइन में और लिख सकता हूं कि ड्यूरिंग ए इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, फ्लक्चुएशन ध्यान रखिएगा, जब व्यक्ति इंस्पायरेशन सांस अंदर लेगा और छोड़ेगा तो उस टाइम में आपके पानी में गुब्बारे ऊपर और नीचे जाएंगे। अरे सांस के दौरान पानी में क्या होंगे, गुब्बारे ऊपर और नीचे जाएंगे, तो ये चीज तो नॉर्मल है। और ये वाली चीज क्या देखने को मिलती है, ये वाली चीज तो नॉर्मल होती है। प्रेशर नेगेटिव लगता है -20 mm ऑफ एजी का, ध्यान रखिएगा। राइट आंसर क्या जाएगा, डी। और अगर ये ऑप्शन में नहीं आता तो यहां चले जाते कहां, इमीडिएटली इन्फॉर्म। तीसरे नंबर पे वाइटल देखते और चौथे नंबर पे डॉक्यूमेंट करने की कोशिश करते। ये इसके 4 सीक्वेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये वाला देखने को मिलेगा, पहचाने परखें और सही जवाब देने की कोशिश करें। जवाब दो सारे के सारे मेरे दोस्तों। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर फिजूल है कद देखना आसमान का, तो पीछे मुड़ मुड़ के मत देखिएगा कि कितना तो मंजिल को पा लिया और कितना पाना बाकी है। कमेंट करो, क्या डाउट क्या बन के आ रहा है तुम्हारे दिमाग में, फटाक से लिखे मेरे दोस्तों। क्वेश्चन ने पूछा है कि इन्फेंट एब्गार स्कोर, बच्चे का एब्गार स्कोर कितना है, 9 है। अरे 5 मिनट पे देखने को मिल रहा है आफ्टर द बर्थ, जन्म के टाइम। द नर्स इज अवेयर दैट द मोस्ट लाइकली कोजेज, और जिसमें मुख्य कारण है कि फॉर द डिडक्शन ऑफ ए 1 पॉइंट, और 1 नंबर किसका कटा है। आप लोगों ने देखा होगा कि टेस्ट में कभी लड़के के भैया जी या किसी लड़की के 100 में से 99 आ गई तो वो रोती रहती है, एक कहां कट गया, एक कहां कट गया। और भैया जी कुछ दोस्त तो होते हैं जो भैया जी 33 से पास होते हैं और 34 से आ जाएं, वो सोचते हैं एक दिया तो कहां एक्स्ट्रा दिया, हमारे तो बन ही नहीं रहा था। ऐसी कंडीशन होती है। तो वैसे ही पूछा एब्गार स्कोर में 9 का 10, अरे 10 का 9 हो गया। एब्गार स्कोर के बारे में 2-4 चीजें लिखूं तो डॉक्टर वर्जीनिया एब्गार ने दिया था। अरे ध्यान रखिएगा, एब्गार स्कोर अगर बोल दिया जाए कि एब्गार स्कोर बच्चे की इनिशियल कंडीशन का पता करने के लिए दिया जाता है, जो किसने दिया था 1952 में, डॉक्टर वर्जीनिया एब्गार। डॉक्टर वर्जीनिया किसने दिया, डॉक्टर वर्जीनिया एब्गार ने जानकारी दी थी। चलेगा, इन्होंने कितने कंपोनेंट का यूज लिया, तो 5 कंपोनेंट यूज लिए और पांचों ही कंपोनेंट का नाम है एब्गार। अरे पांचों ही कंपोनेंट का नाम है एब्गार, कई दफा पढ़ा रखा है तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा वापस से।
एबगार का मतलब ए का मतलब अपीयरेंस देखने को मिलता है, ए का मतलब क्या होता है, अपीयरेंस होता है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। अरे पी का मतलब क्या देखने को मिलता है, पल्स होती है। जी का मतलब क्या देखने को मिलता है, ग्रीमेंस। जी का मतलब ग्रीमेंस होता है। ए का मतलब एक्टिविटी देखने को मिलती है। अरे ए का मतलब एक्टिविटी होती है और आर का मतलब रेस्पॉन्स होता है। ध्यान रखिएगा, आर का मतलब रेस्पॉन्स होता है, नॉट ए रेस्पिरेटरी होता है। अब इन सारे कंपोनेंट में स्कोर मिनिमम कितना है, 0 है, और मैक्सिमम कितना है, 2 दिया जाता है। 0 1 2 0 1 2 के माध्यम से पहुंचोगे 5 कंपोनेंट का टोटल स्कोर कितना हो जाता है, 10, और मिनिमम स्कोर 0 हो जाता है, जिसको अपन 8 से 10 वाले को माइल्ड के रूप में, भैया जी 4 से 7 वाले को मॉडरेट और 0 से 3 वाले को सीवियर के रूप में जानते रहते हैं। सही है, ये इनके कंपोनेंट यानी मार्किंग देने का तरीका होता है, जिसके अंदर अगर हम बात करते हैं कि ई स्कोर कितना होता है, अगर आपका 8 से 10 वाली कंडीशन है जिसे आप बोल सकते हो नो रिस्क, अरे ये बच्चा क्या देखने को मिलता है, नॉर्मली बोल सकते हो या माइल्ड बोल सकते हो। अरे ये क्या देख सकते हो, माइल्ड रिस्क वाला बोल सकते हो। नेक्स्ट 4 से 7 वाला मॉडरेट बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, मॉडरेट वाली कंडीशन बोल सकते हो। और 0 से 3 वाला, अरे भैया जी सीवियर कंडीशन, सीवियर रिस्क में होता है। एबगार स्कोर कब चेक किया जाता है, तो एबगार स्कोर 1 मिनट पे किया जाता है और उसके बाद 5 मिनट पे। 5 मिनट वाला एबनॉर्मल आए तो 10 मिनट पे करना है, अन्यथा 5 मिनट वाला मोस्ट रिलायबल होता है। अरे ध्यान रखिएगा, मोस्ट रिलायबल कौन सा देखने को मिलता है प्यारे दोस्तों, तो जवाब देना है सर मोस्ट रिलायबल 5 मिनट वाला। अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि 1 मिनट वाला हमें क्या जानकारी देगा, तो हाउ यू आर कंप्लीट द नॉर्मल लेबर या हाउ यू आर कंप्लीट टू द लेबर जर्नी, आपने मां से पैदा होने की वो जर्नी की है वो कैसी निकली है, यानी ये इंफॉर्मेशन देता है, गिव ए इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर लेबर या गिव ए इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डिलीवरी, किसके बारे में जानकारी देगा, give the information about journey of delivery। यानी आपने जो डिलीवरी का प्रोसेस चाहिए, आपने वेजाइनल डिलीवरी हो चाहिए मेरे दोस्तों, सीजेरियन सेक्शन है, वो जर्नी कैसी गई, सुखी गई, दुखी गई, ज्यादा रोए, ज्यादा तकलीफ हुई, ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन हुआ। दूसरा 5 मिनट वाला जानकारी दे रहा है कि हाउ इज योर एनवायरमेंट प्रेजेंट, अरे अंदर का वातावरण और बाहर के वातावरण में कैसा फील हुआ, ये 5 मिनट ये जानकारी देता है। एडोप्टेशन इन एनवायरमेंट किसके बारे में देता है, एडोप्टेशन किसके बारे में जानकारी देगा, एडोप्टेशन इन एनवायरमेंट। एडोप्टेशन इन एनवायरमेंट, वातावरण में आपका एडोप्टेशन के बारे में जानकारी कौन देता है, तो जवाब देना 5 मिनट वाला जो मोस्ट रिलायबल होता है। सर 0 से 3 वाले को इमीडिएटली रिससिटेशन चाहिए, इसको बैग एंड मास्क वेंटिलेशन चाहिए और ये रूम एयर पे रह जाएगा। इसको क्या देखने को मिलता है, इमीडिएटली रिससिटेशन। इमीडिएटली रिससिटेशन वाली चीज देखने को मिलती है। अरे क्या देखने को मिलती है, इमीडिएटली रिससिटेशन वाली चीज देखने को मिलती है, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लियर है, ध्यान रखिएगा। तो गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द जर्नी ऑफ डिलीवरी, 5 मिनट वाला क्या देखने को मिलता है, मोस्ट रिलायबल होता है। 5 मिनट वाला क्या होता है, मोस्ट रिलायबल होता है। और अगर एग्जामिनर तुमसे पूछे कि एडॉप्ट इन द एनवायरमेंट वाली चीज समझ में आ गई, ये आ गई। यहां 1 नंबर किसका कटा, तो एक्रोसाइनोसिस। एक ध्यान रखिएगा, पूरा पिंकिश कलर, मेन मुद्दे पे ले जाऊंगा जो कलर के बारे में था, ध्यान रखिएगा। अगर शरीर का ब्लू कलर का हो गया, स्कोर क्या दोगे, 0। अरे बच्चे का शरीर कैसा देखने को मिल रहा है, एक्रोसाइनोसिस। एक्रोसाइनोसिस का मतलब पेरीफेरल बॉडी पार्ट, अरे पेरीफेरल, बच्चे बोलेंगे ना ना बोलते पूरा पढ़ा दिया। पेरीफेरल बॉडी पार्ट तो देखने को मिल रहा है ब्लू, और सेंट्रल बॉडी पार्ट हो गया पिंक। अरे इसके अलावा सेंट्रल बॉडी पार्ट कैसा देखने को मिलता है, तो पिंक देखने को मिल रहा है, उसका स्कोर दे देंगे 1। अरे स्कोर क्या दे देंगे, 1। और पूरा बच्चा गुलाबी लिपस्टिक की तरह नजर आया तो स्कोर दे देंगे 2। अरे ये सबसे गुड होता है और ये सबसे बैड होता है। अरे ये सबसे बैड होता है, लेकिन ये वाला नॉर्मल होता है, ध्यान रखिएगा। एक्रोसाइनोसिस इज ए नॉर्मल। एक्रोसाइनोसिस नॉर्मल है, बच्चा पैदा होते ही जैसे ही ज्यादा रोएगा, रोने के कारण शरीर का बाहरी अंग नीले होते हैं और सेंट्रल पार्ट नॉर्मल होता है। तो पहला लिख दिया कि बेबी इज ए हाइपोथर्मिक, बच्चा हाइपोथर्मिया इज ए साइलेंट किलर होता है। और पहली बात, इसमें टेम्परेचर देखते ही नहीं, एबगार स्कोर में टेम्परेचर नहीं देखा जाता, उड़ा दो। अरे द बेबी इज ए एक्सपीरियंसिंग ए ब्रेडिकार्डिया। अरे मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ब्रेडिकार्डिया होता तो स्कोर 2 कट जाता, क्योंकि ब्रेडिकार्डिया में 0 देते हैं। अरे
ब्रेडिकार्डिया में स्कोर 0 देते हैं और ब्रेडिकार्डिया नुकसानदायक है, उड़ा दो। बेबी इज लिथार्जिक, तो लिथार्जिक कभी कॉमन नहीं होता है, अरे लिथार्जिक कभी कॉमन नहीं होता है, उड़ा दो। तो राइट आंसर जाएगा हैंड एंड फीट आर ब्लू। अरे बच्चे के हाथ पैर ब्लू ब्लू, आज पिंक है आज पानी है, ब्लू ब्लू वाली कंडीशन देखने को मिल रही है, समझ में आई। राइट आंसर जाएगा सी। सभी बच्चों का लगभग सही था, कुछ बच्चे गलत में भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहेगा ये वाला। ये गलत नहीं होना चाहिए मेरे दोस्तों। क्वेश्चन ने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए असेंशियल। अरे कौन सा ऑप्शन जरूरी होगा? असेंशियल का मतलब जरूरी है, और किसके लिए जरूरी बोल दिया प्यारे दोस्तों? तो आगे बोला है कि व्हेन केयरिंग फॉर ए क्लाइंट एक्सपीरियंसिंग ए डिलीरियम, वो व्यक्ति जो डिलीरियम से सफर कर रहा है, डिलीरियम के लिए बोला था, डिलीरियम को बोला जाता है एक्यूट ब्रेन सिंड्रोम। अरे इसे क्या बोला जाता है? एक्यूट ब्रेन सिंड्रोम बोला जाता है। और डिलीरियम डिसऑर्डर किसका है? कॉन्शियसनेस का, कॉन्शियसनेस का। इसका क्लासिकल फीचर्स है क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस। इसका क्लासिकल फीचर्स क्या देखने को मिलता है? क्लाउडिंग। अरे क्या देखने को मिलता है? क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस देखने को मिलता है। अरे क्या देखने को मिलता है? क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस देखने को मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब भैया जी मन के आगे क्या हो जाते हैं? बादल आ जाते हैं, सोच के आगे बादल आ जाते हैं। 2 मिनट तो इसे कुछ याद रहेगा, और अगले ही पल पूछ लेगा तुम कौन, मैं कौन, कहां हूं, क्यों आया, कैसे आया। अरे रिश्तेदार, घर वाले, मेनली ये जैसे कि मान लीजिएगा किसी का पापा का परा पापा की परी से मिलने जा रहा था, बीच सड़क पे एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद जब अस्पताल पहुंचाया तो डॉक्टर ने, बच्चा बेहोशी की स्थिति में था, जैसे ही होश में आया डॉक्टर ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने बोला मैं कौन हूं, कहां हूं, क्यों लाए, ये कैसा है। वे अचानक बेहोश हो गया। 5 मिनट से आंखें खुली तो डॉक्टर साहब मैं राहुल हूं, मैं राहुल यहां कैसे पहुंच गया, ये मेरे मम्मी पापा को किसने बुलाया, क्या हो गया। 5 मिनट बाद मम्मी पापा को देखते ही वापस से हाँ बत्ती गुल मीटर चालू, यानी फिर से मेमोरी लॉस हो गई। 5 मिनट कुछ याद नहीं आया। अचानक से दिमाग के आगे बादल आ रहे हैं, बादल हट रहे हैं, बादल हटते टाइम याद आ रहा है, और बादल आने पे कुछ भी याद नहीं रह रहा है। पहला बोल दिया कि इसमें कोशिश करो कि कंट्रोलिंग ए बिहेवियर सिम्टम विथ ए लो डोज ऑफ साइकोटिक। बोल रहा है कि एंटी साइकोटिक या साइकोट्रोपिक मेडिकेशन देकर के मरीज के सिम्टम को कंप्लीट करो या कंट्रोल करो। आइडेंटिफाई द अंडरलाइंग कॉजेटिव कंडीशन ऑफ द इलनेस। दूसरा बोल दिया कि बीमारी का कारण पहचानो। अरे बीमारी का कारण पहचान करो कि मरीज में कहां नुकसान हुआ, कहां चोट लगी जिसके कारण यह बीमारी देखने को मिली है। तीसरा बोल दिया कि मैनिपुलेटिंग द एनवायरमेंट टू द इंक्रीज ओरिएंटेशन। मरीज को एनवायरमेंट को मैनिपुलेट करो, यानी स्टिमुलेशन दो जिससे मरीज ओरिएंटेड होगा। और लास्ट बोल दिया कि डिक्रीजिंग और द डिसकंटिन्यूइंग द ऑल प्रीवियसली प्रेस्क्राइब मेडिकेशन। मरीज को चलने वाली तमाम दवाइयां बंद कर दो। तो पहली बात, चलती हुई दवाइयां बंद करने का पावर डॉक्टर के पास या साइकेट्रिस्ट के पास है, दूसरा नहीं करोगे, ध्यान रखिएगा, वरना यहां क्या होगी, मोर सीवियर विड्रॉल सिम्टम आएंगे। मोर सीवियर क्या देखने को मिलेंगे, विथड्रोवल सिम्टम आएंगे। अरे मोर सीवियर क्या देखने को मिलेंगे, विथड्रोवल सिम्टम आ जाएंगे। अचानक से चलने वाली एंटी साइकोटिक, एंटी अल्जाइमर या किसी भी प्रकार की साइकेट्रिक सब्जेक्ट में आने वाली तमाम दवाइयां कोई भी बंद कर दी तो विथड्रोवल सिम्टम आएंगे। चलो दूसरा बोल दिया मैनिपुलेट करो। तो बीमार व्यक्ति को कभी भी स्टिमुलेशन नहीं दिया जाता। बीमार व्यक्ति को यह नहीं बुलाया जाता है कि चलो चलो ध्यान आया क्या, अरे आया आया ध्यान आया, सो रहा है फिर से उसे जगा करके आया ध्यान आया आया, ऐसे नहीं किया जाता है, वरना क्या हो जाएगा, कंडीशन भ्रष्ट हो जाएगी। चलो दूसरा बोल दिया कि कारण को पहचान करो और बीमारी का पता करो। जी हां, बहुत बढ़िया तरीका यही होगा कि यहां अंडरलाइन कोजेज पता करो कि मरीज में सीवियरिटी का कारण क्या है। और पहला बोल दिया कि कंट्रोल द बिहेवियर सिम्टम।
डिलीरियम एंड लो डोज ऑफ साइकोटिक नहीं मिटे, जब बीमारी डिलीरियम है तो इसमें एंजियोलाइटिक जैसी मेडिकेशन चलाएंगे। ध्यान रखिएगा ये वाली दवाई नहीं चलाएंगे, सेडेशन जैसी चलाएंगे और मरीज को कूल एंड काम एनवायरनमेंट दिया जाता है। अरे मरीज को क्या दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा कूल एंड काम एनवायरनमेंट। कूल एंड काम एनवायरनमेंट दिया जाता है, न कि मरीज को इस प्रकार का एनवायरनमेंट या वातावरण आप दोगे जिससे मरीज के अंदर सीवियरिटी हो जाए। राइट आंसर क्या चला गया, बी। नेक्स्ट सवाल आपके सामने देखने को मिलेगा ये वाला मेरे दोस्तों, ध्यान से देखें, पहचाने, परखें और फिर जवाब दें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपके जो यूपी या एसएनओ के अंदर छप सकता है। क्वेश्चन ने आपसे पूछा है कि टू फैक्टर थ्योरी किसने दी है। अरे भैया जी, टू फैक्टर थ्योरी मोटिवेशन एंड हाइजीन ऑफ द मैनेजमेंट इज द प्रपोज्ड बाय फ्रेडरिक हेजबर्ग होगा, विंजा, अरे भैया जी डब्ल्यू एडवर्ड डेनिंग होगा, फ्रेडरिक टेलर होगा या अल्टोन मायो होगा। तो ध्यान रखिएगा टू फैक्टर थ्योरी फ्रेडरिक हेजबर्ग ने दी है। राइट आंसर ए चला जाएगा। सर इसमें क्या होता है, दो चेन बनती है, एक शब्द को बोला जाता है टू फैक्टर का मतलब एक नाम बनेगा मोटिवेशन और दूसरा नाम बनता है जिसे हाइजीन या सेटिस्फैक्ट्री बोला जाता है। दूसरा नाम जिसे क्या नाम दिया जाता है, हाइजीन बोला जाता है। अरे क्या बोल दोगे, दूसरा जो हाइजीन या सेटिस्फैक्ट्री, इसी को बोला जा सकता है सेटिस्फैक्ट्री। ध्यान रखिएगा दूसरे नाम को सेटिस्फैक्ट्री बोल दोगे। अब जो मोटिवेशन होता है वो हमेशा पॉजिटिव देखने को मिलता है और सेटिस्फैक्ट्री होता है उसे नेगेटिव काउंट करते हैं। सेटिस्फैक्ट्री होता है उसे क्या काउंट किया जाता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है सर, उसे नेगेटिव रूप में देखा जाता है। किसके रूप में देखा जाएगा, नेगेटिव। बहुत आसान लैंग्वेज में समझने की कोशिश कीजिएगा। अब मैंने जैसे कि मान लीजिएगा मेरा टारगेट, अरे एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, दिल पे नहीं लेना, मान लीजिएगा मेरा टारगेट है कि साल के, अरे मेरा टारगेट है कि साल के 10 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, मात्र मेरा टारगेट है कि साल के 10 करोड़ रुपए कमाने हैं। क्या टारगेट देखने को मिलेगा, साल के मात्र 10 करोड़ रुपए कमाने। अगर मैं साल के 10 करोड़ रुपए कमा लेता हूं तो दैट इज योर पॉजिटिव एंड मोटिवेशनल फैक्टर। वहीं पे मैंने बोल दिया मैंने 10 करोड़ नहीं, मैंने साल के 8 करोड़ कमाए, मैंने साल के 5 करोड़ रुपए कमाए, यानी पैसा तो यहां पर भी कमाया है, लेकिन ये सेटिस्फैक्ट्री है, ये हाइजीन है। अरे ये सेटिस्फैक्ट्री है, ये हाइजीन है, और हाइजीन या सेटिस्फैक्ट्री को किसमें काउंट किया जाता है, सेटिस्फैक्ट्री और हाइजीन को किसमें काउंट किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा नेगेटिव में काउंट किया जाता है। और ये इतनी बढ़िया जानकारी देकर के जाने वाले साइंटिस्ट का नाम है फ्रेडरिक हेजबर्ग। किसने दिया, फ्रेडरिक हेजबर्ग ने। एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी मार्केट में और फेमस है जिसका नाम है ह्यूमन रिलेशनशिप थ्योरी। लिख लीजिएगा मेरे दोस्तों, एग्जाम में छपने लायक है। नाम बोल दिया मैंने ह्यूमन रिलेशनशिप थ्योरी। क्या बोल दिया, ह्यूमन रिलेशनशिप थ्योरी। क्या नाम बोल दिया, ह्यूमन रिलेशनशिप थ्योरी वाला कंसेप्ट देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, ह्यूमन रिलेशनशिप थ्योरी। और ह्यूमन रिलेशनशिप थ्योरी के बारे में जानकारी किसने दी थी, तो अल्टोन मायो ने। किसने दी थी, अल्टोन मायो नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। इसका मतलब यह होता है कि व्यक्ति कोई अगर मुझे ऑब्जर्व करेगा तो मैं काम करूंगा, अन्यथा मैं काम नहीं करूंगा। एनी पर्सन ऑब्जर्विंग मी आई विल डू ए बेस्ट वर्क, बट एनी पर्सन इज नॉट ऑब्जर्विंग मी आई एम डू नॉट वर्किंग। ध्यान रखिएगा, तो इसके अंदर ये क्या करता है, काम चोर है तुम्हारा जैसा चलेगा। एनी पर्सन, इसके अंदर लिख लीजिएगा, एनी पर्सन observing me then that time do work, that is called हैवर्टन इफेक्ट, जिसे क्या बोला जाता है, हैवर्टन या हावर्टन इफेक्ट बोल सकते हो। कहने का मतलब कोई मुझे देख रहा है उस टाइम मैं काम कर रहा हूं, तो इसे क्या बोला जाता है, हैवर्टन या हावर्टन इफेक्ट बोला जाता है, जो अल्टोन मायो ने दिया। ये एम्स दिल्ली ने 2 से 3 बार पूछा हुआ है, ध्यान रख लेना मेरे दोस्तों। कोई मुझे हे काम कब करूंगा, जैसे कि अपन मान लीजिएगा घर वाले आए, घर वालों की फिक्स आदत है कि बेटा सुबह जल्दी उठ करके पढ़ा करो, सुबह जल्दी उठ करके की गई पढ़ाई अच्छी होती है। और वो अपने को 10वीं और 12वीं के एग्जाम में सुबह 4 बजे उठा देते थे। अब 4 बजे अपन आगे किताब ले लेते थे और अपने को यूं नींद आती थी। दूसरा भाई बहन ध्यान रखता था कि मम्मी
पापा कब आ रहे हैं। जैसे ही मम्मी पापा की आर्ट सुनी और अपन किताब को लेकर के बैठ गए, यानी जग करके पढ़ रहे हैं, यानी उन्होंने देखा उस टाइम हम पढ़ रहे हैं, ये कौन सा इफेक्ट है, तो आवर्तन इफेक्ट है। और ऐसी जानकारी देने वाले साइंटिस्ट, महान विद्वान साइंटिस्ट का नाम है अल्टोन मायो। अरे महान विद्वान साइंटिस्ट का नाम है अल्टोन मायो, लेकिन आपसे फ्रेडरिक हेज़बर्ग के बारे में पूछा, राइट आंसर ये जाएगा। और पीटर एफ ड्यूकर क्या देखने को मिलता है, तो फादर ऑफ मैनेजमेंट है, ध्यान रख लेना। फादर ऑफ मैनेजमेंट पूछ रहे तो पीटर एफ ड्यूकर है। और 14 प्रिंसिपल किसने दिए, हेनरी फेयोन ने दिए, अल्टोन मायो नहीं होगा। फ्रेडरिक विंसल टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट के पिताजी हैं, किसके देखने को मिलते हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट के पिताजी देखने को मिलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखिएगा, इन्होंने कोई स्पेशल काम नहीं किया। और पीटर एफ ड्यूकर के बारे में अगर मैं बोल देता हूं, पीटर एफ ड्यूकर, पीटर एफ ड्यूकर क्या है, तो फादर ऑफ मैनेजमेंट देखने को मिलता है। अरे क्या देखने को मिलता है, एमजीएमटी के पिताजी, एमजीएमटी के क्या देखने को मिलता है, मैनेजमेंट के पिताजी, मैनेजमेंट के फादर पूछ ले तो जवाब देना है पीटर एफ ड्यूकर देखने को मिलता है। और भैया जी प्रोसेस स्कूल मैनेजमेंट, फादर ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस स्कूल, तो आपका जवाब क्या देखने को मिलता है, हेनरी फेयोल, हेनरी फेयोल। और हेनरी फेयोल ने और क्या दिए थे, 14 प्रिंसिपल दिए थे मैनेजमेंट के, वेरी इंपॉर्टेंट चीजें। तो प्रोसेस स्कूल के हेनरी फेयोल जाएगा, साइंटिफिक मैनेजमेंट के फ्रेडरिक टेनल जाएगा। अरे ध्यान रखिएगा, फ्रेडरिक विंसल टेलर है, पूरा क्या लिखा जाता है नाम, अरे फ्रेडरिक विंसल टेलर बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, फ्रेडरिक विंसल टेलर पूरा नाम देखने को मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। और मैनेजमेंट प्रोसेस स्कूल के बारे में जानकारी दी थी, या अगर आपसे बोल दे 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी किसने दिया था, तो भी जवाब क्या देना है, हेनरी फेयोल, हेनरी फेयोल किसने दिया था, हेनरी फेयोल ने दिया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या देखने को मिलता है, लास्ट क्वेश्चन का जवाब क्या हो गया, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखने को मिलेगा, ये वाला देखने को मिलेगा। ध्यान से देखें, पहचाने, परखें और अपना बेहतरीन जवाब पुट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। और मेरे दोस्तों, अभी तक जिस बच्चे ने क्लास को लाइक एंड शेयर नहीं किया, जल्दी से कर दीजिएगा। आप अपना फर्ज निभाएगा, मैं अपना निभाऊंगा। बोले तो स्वार्थी नहीं बनना है, सारथी बनना है, ताकि जिंदगी में अपन किसी को कह सकें कि कर दिखाएगा कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। चलेगा। क्वेश्चन ने बोला है, ए क्लाइंट इज ए कंसर्न अबाउट द गेनिंग ए वेट। एक क्लाइंट है जो किसके बारे में कंसर्न कर रहा है, वेट गेन के बारे में कर रहा है, वजन बढ़ने के बारे में। चलेगा। ड्यूरिंग ए प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी में कर रहा है। व्हाट शुड द नर्स एक्सप्लेन द कोजेज ऑफ द लार्जेस्ट अमाउंट। अरे भैया जी, कारण पता किया जा रहा है लार्जेस्ट अमाउंट का, वेट गेन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। और प्रेगनेंसी में सबसे ज्यादा वेट गेन का कारण क्या है, फीटल ग्रोथ है, फ्लूइड रिटेंशन है, मेटाबॉलिक अल्ट्रेशन है, या इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम है। तो ध्यान रखिएगा, अगर बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में, अगर बात करते हैं कि प्रेगनेंसी वाली कंडीशन में, प्रेगनेंसी में वजन कितना बढ़ता है, तो 10 से 11 किलो वजन बढ़ता है। सही बात है क्या? हाँ, 10 से 11 किलो बढ़ता है, जिसको अपन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 155। बोले तो 11 किलो को बांटने का तरीका ये वाला देखने को मिलता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अपन बोलते हैं 1 किलो। अरे भैया जी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अपन बोलते हैं 1 किलो बढ़ जाएगा। अरे नेक्स्ट सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या देखने को मिलता है, अरे नेक्स्ट क्या देखने को मिलता है, सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या देखने को मिलता है, तो जवाब देना है सेकंड ट्राइमेस्टर में 5 किलो। और लास्ट आखिरी थर्ड ट्राइमेस्टर में भी कितना बढ़ता है, 5 किलो। अरे थर्ड ट्राइमेस्टर में भी कितना देखने को मिलता है, तो भी जवाब देना है यही वाला। तो 3 कंडीशन देखने को मिलती है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर वाला कंसेप्ट है। अरे
फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वाली कंडीशन को अगर देखे गए तो ऐसे वजन बढ़ता है। अब शुरुआत में तो शुरुआती, अब इसमें प्रेगनेंसी में वजन बढ़ने के क्या क्या मुख्य उद्देश्य है देखने की कोशिश करते हैं। अगर बात करते हैं तो एक तो वजन बढ़ता है प्लेसेंटा के कारण, और प्लेसेंटा का कितना बढ़ता है, 900 ग्राम बढ़ता है। कितना बढ़ता है, 900 ग्राम का प्लेसेंटा होता है, ठीक है साहब। नेक्स्ट दूसरा किसका बढ़ेगा, फीटस के कारण बढ़ेगा। बच्चा प्रेगनेंसी में कितना होता है, तो 2.5 से 3.5 किलो का होता है, ठीक है साहब, ये भी बढ़ेगा। नेक्स्ट इसके अलावा कौन निकल के आता है सर, निकल के आता है एमनियोटिक फ्लूइड। अरे क्या देखने को मिलता है, एमनियोटिक फ्लूइड, जो कितना होता है सर है एमनियोटिक फ्लूइड। तो टर्म लेवल पे ध्यान रखिएगा, अगर बात करते हैं टर्म लेवल पे तो होता है सर 600 से 800 ml। अरे इसके अलावा अगर बोलते हैं तो कितना देखने को मिल सकता है, तो बोल सकते हो 1000 से 1500 ml, क्योंकि इससे पहले कितना होता है 1000 से 1200 ml होता है। तो बाकी लगभग ऑन एंड एवरेज कितना बोल सकते हो, 1500 ml बोल सकते हो। 1500 बोल दो या 1000 से 1200 बोल दो प्यारे दोस्तों, 1000 से 1200 ml एमनियोटिक फ्लूइड के लेवल में जाएगा या नहीं जाएगा। दूसरा ध्यान रखिएगा 6 किलो वाटर रिटेंशन होता है। इसको अगर मैं बोलूं, इसको हटा ही देता हूं पूरे पॉइंट को, और इस पॉइंट की जगह सीधा लिख देता हूं वाटर रिटेंशन। प्रेगनेंसी में 6 लीटर वाटर रिटेंशन होता है। अरे लगभग 6 लीटर क्या होता है, वाटर का रिटेंशन होता है। लगभग 6 लीटर पानी का क्या होता है, शरीर में रिटेंशन होता है, वाटर रिटेंशन देखने को मिलता है। तो अगर बात करें तो 1 किलो ये हो गया, अरे 3 किलो ये हो गया, 4 किलो, 4 और 6 कितने हो गए, अरे लगभग 10 किलो हो गया। और इसके अलावा थोड़ा बहुत मां के खुद के अंदर प्रोटीन के कारण वजन बढ़ जाता है, तो लगभग 10 से 11 किलो। तो इनमें मेन जो वजन बढ़ाया वो वजन किसने बढ़ाया, तो जवाब देना 6 किलो। और अगर आपसे पूछे एमनियोटिक फ्लूइड में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन किसका होता है, तो वो फीटल यूरिन होता है। एमनियोटिक फ्लूइड में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन किसका होता है, फीटल यूरिन। लेकिन वजन, बच्चे की ग्रोथ ने इतना वजन नहीं बढ़ाया जितना फ्लूइड रिटेंशन ने बढ़ाया। राइट आंसर बी जाएगा। लेकिन कई बार एग्जामिनर पूछ लिया जाता है कि अपन ने नॉर्मली पढ़ा है कि पानी को रोकने वाले इलेक्ट्रोलाइट का नाम होता है सोडियम, तो क्या इसमें सोडियम रेस्ट्रिक्टेड रखना है, नहीं मेरे दोस्तों। सोडियम शुड बी गिवन एज यूजुअल, जितना सोडियम पहले लेते थे उतना ही अभी देते रहना है, सोडियम को कम ज्यादा नहीं करना है। ध्यान रखिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज आपको मरीज के अंदर क्या करना है सर, यहां सोडियम शुड बी या सोडियम विल बी गिवन एज यूजुअल, एज यूजुअली, नॉट रेस्ट्रिक्टेड या नॉट ए चेंजेबल। नॉट रेस्ट्रिक्टेड या नॉट ए चेंजेबल। चेंजेबल नहीं होता है, रेस्ट्रिक्टेड नहीं होता है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। मेटाबॉलिक अल्ट्रेशन से नहीं होता है, उड़ा दो। और इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, इतना ब्लड थोड़ी बढ़ता है मेरे दोस्त, हीमोग्लोबिन घटता है। और ब्लड वॉल्यूम का मतलब ही यही है, शरीर में वाटर का रिटेंशन होना, जिसके कारण मरीज में फिजियोलॉजिकल एनीमिया होता है। ध्यान रखिएगा, प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ने के कारण ही तो क्या देखने को मिलता है, फिजियोलॉजिकल एनीमिया। कौन सा एनीमिया होता है, फिजियोलॉजिकल एनीमिया देखने को मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। और ये मुख्यतः कौन सा कब देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा सेकंड ट्राइमेस्टर में। याद रखिएगा कब देखने को मिलता है, सेकंड ट्राइमेस्टर में देखने को मिलता है मोस्ट कॉमनली। फिजियोलॉजिकल एनीमिया कब देखने को मिलता है, तो सेकंड ट्राइमेस्टर में। स्पेशल बोल दे कि कौन सा होता है, तो उसके कारण होता है आयरन डेफिशिएंसी। अरे उसके कारण कौन सा देखने को मिलता है, आयरन डेफिशिएंसी। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया देखने को मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। तो फिजियोलॉजिकल एनीमिया है सेकंड ट्राइमेस्टर में, आयरन। इसीलिए तो अपन सेकंड ट्राइमेस्टर में आयरन की गोली देते हैं। इसीलिए अपन सेकंड ट्राइमेस्टर में कौन सी गोली देते हैं, सेकंड ट्राइमेस्टर में आयरन की गोली दी जाती है। और कितनी दी जाती है, 100 mg की गोली दी जाती है। कितने दिनों के लिए देना है, 100 दिनों के लिए देना है। सर अगर बात करते हैं कि ये टोटल कितना पहुंचा देगी, 1000 mg पहुंचा देगी। होल प्रेगनेंसी में कितना आयरन चाहिए, 1000 mg चाहिए, क्योंकि 60 mg, इससे 60 mg एलिमेंटल निकलता है। इससे 60 mg क्या निकलता है, एलिमेंटल निकलता है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। और 60 mg का 10 mg ही, अरे टोटल 100 में से 10 mg ही हीमोपोइसिस करवाता है। क्या करवाता है, हीमोपोइसिस करवाता है। और 10 mg का हीमोपोइसिस होता है, तो 10 को 100 दिन तक देखा हो 1000 mg पहुंचेगा। 10 को 100 दिन तक पहुंचा हो 1000 mg पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा प्यारे विद्यार्थियों, हाँ। और आयरन को हमेशा, आयरन ऑलवेज गिवन विथ, ध्यान रखिएगा आयरन को हमेशा किसके साथ में देना है, अरे ऑलवेज गिवन विथ,
ऑलवेज गिवन विद सिट्रिक एसिड। अरे किसके साथ में देना है? सिट्रिक एसिड के साथ में, या बोल दो मेरे दोस्तों विटामिन सी के साथ में। अरे किसके साथ में दोगे? सिट्रिक एसिड के साथ में दे दो, विटामिन के साथ में दे दो। लेकिन अगर पूछ ले कॉन्ट्रा इंडिकेट, लेकिन अगर पूछ ले कॉन्ट्रा इंडिकेट किसके साथ है, तो याद रखिएगा कैल्शियम के साथ में, या मिल्क के साथ में, या इट्स प्रोडक्ट, या इनके बने हुए प्रोडक्ट के साथ में। ध्यान रखिएगा कैल्शियम दूध या दूध के बने हुए प्रोडक्ट या कैल्शियम के प्रोडक्ट के साथ नहीं देना। और इसके कारण क्या देखने को मिल सकता है? मेटेलिक टेस्ट। अरे क्या देखने को मिल सकता है? मेटेलिक टेस्ट देखने को मिल सकता है। क्या देखने को मिल सकता है? मेटेलिक टेस्ट होता है तो नॉर्मल फाइंडिंग है। क्लियर है? देने का बेस्ट टाइम क्या होता है? इन बिटवीन मील। कब देना है? इन बिटवीन मील, दो खाने के बीच में दे दो। अरे आयरन देने का बेस्ट टाइम क्या होता है? इन बिटवीन मील देना है, दो खाने के बीच में। चलेगा। राइट आंसर यहां क्या देखने को मिलेगा? फ्लूइड रिटेंशन। बाकी ऑप्शन सारे के सारे धड़ाधड़ निकल गए आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा धड़ाधड़, बिना रुके, बिना झुके, बिना थके। क्लियर है? वो कहते हैं ना अंगारे पे राख जमी है, तो ये ना समझो कि अंदर आग नहीं है। तुम्हारे दिल में ऐसी आग होनी चाहिए मेरे दोस्त कि जो तुम्हें आज लोग ताने दे रहे हैं उनको बोलना है कि सब्र रखो, वो दिन आएगा जब मैं नर्सिंग ऑफिसर बनके 80,000 की वो सैलरी लाऊंगा जिसके माध्यम से मैं अपने माता पिता के वो तमाम सपने साकार करके दिखाऊंगा जो आगामी आने वाले समय में उन्होंने मेरे लिए देख रखे होंगे। डेफिनेटली, क्योंकि परिणाम बोलता है एक दिन में सफलता नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है, और वो उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपने कदमों की काबिलियत पे विश्वास करते हैं। तो तुम्हारे अंदर वो आग, तुम्हारे अंदर वो जोश, जुनून, पागलपन होना चाहिए जो तुम्हें सिलेक्शन को लाने के लिए मजबूर करे। अरे जो तुम्हें रूखी सूखी अभी खा रहे हो उस खाने को मजबूर करे। अरे जो तुम अभी नंगे पांव भाग रहे हो उसे भागने के लिए मजबूर करे। आग की भट्टी में जितना जलोगे मेरे प्यारे दोस्तों, उतना ही हीरे की तरह चमक के दिखाओगे। और जितने ख्वाब बड़े, दुनिया कहती है ख्वाब मत देखो, सिद्धार्थ कहता है ज्यादा देखो, बस खुली आंखों से देखो और जीतोड़ एफर्ट्स लगाओ। जितने बड़े तुम्हारे ख्वाब होंगे उतनी बड़े तुम्हारे एफर्ट्स होंगे, जितने बड़े तुम्हारे एफर्ट्स होंगे उतना बड़ा परिणाम आएगा। जो लोग सपने नहीं देखते हैं ना, उनमें हकीकत भी नहीं आती है। अरे जिन्होंने आईफोन का सपना नहीं देखा वो आईफोन को खरीदेंगे क्या? नहीं खरीदेंगे। अरे जो इसको आईफोन खरीदना है वो आईफोन के लिए अपनी काबिलियत के लिए सैलरी बोले तो 80,000, 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए मोबाइल के लिए जुटाएगा, और जुटाने के लिए मेहनत करेगा, मेहनत करने के लिए नौकरी करेगा, नौकरी करने के लिए पढ़ाई करेगा। तो सपने देखो। अरे जिसको गाड़ी खरीदनी है, बढ़िया वाला बंगला बनाना है, घर वालों के लिए लग्जरियस लाइफ जीवानी है, अरे उन्हें एरोप्लेन में बिठाना है, प्राइवेट जेटर में घुमाना है, अरे फॉरेन कंट्रीज देखकर क्या नहीं है, ये सारे ख्वाब जो भैया जी वो कहता है ना, अगर तुम्हें तुम्हारी 20-25 की उम्र में तुम्हारे सपने सोने न दे तो समझ लेना कि जिंदा हो तुम। और अगर 25 की उम्र में भी तुम नींद चैन को त्याग के आराम से सो रहे हो तो पता नहीं क्यों जिंदा हो तुम। तो जिंदा हो तो मेरे दोस्त जिंदा नजर आना जरूरी है, उसूलों पे आंच आए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तो जिंदा नजर आना जरूरी है मेरे दोस्तों। यहां क्वेश्चन ने बोल दिया कि व्हेन परफॉर्मिंग ए एब्डोमिनल असेसमेंट, असेसमेंट का मतलब कैसे होते हैं? सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों असेसमेंट होते हैं। ठीक है, आपसे बोला इन विच ऑर्डर आर द गिवन स्टेप फॉरवर्ड्स, और पेट का असेसमेंट करने के लिए तो ध्यान रखिएगा लोग खाली एब्डोमिन को रटते रहते हैं, बाकी एब्डोमिन पूछे या नॉर्मल पूछे सब में असेसमेंट का सीक्वेंस यही है। और सबसे पहले क्या करना होता है? इंस्पेक्शन, फिर आस्कल्टेशन, फिर परकशन, पाल्पेशन। मुझे तो मेरा पहला ऑप्शन ही टकाटक मिल गया, राइट आंसर ए जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन का मतलब होता है आंखों के द्वारा, अरे यूज द स्लाइट ऑफ विजन, स्लाइट ऑफ विजन, आंखों के द्वारा। इसमें मरीज को टच करने की आवश्यकता नहीं है, सबसे पहले इंस्पेक्शन करो। तो किसी भी मरीज में कलर वलर चेक करना है, किसी भी मरीज में चमड़ी में आने वाला परिवर्तन है, कोई पेप्यूल वेप्यूल देखना है, तो ये आंखों के माध्यम से देख सकते हो कि मरीज के शरीर में बना या नहीं बना। स्लाइट ऑफ विजन बोला जाता है, स्लाइट ऑफ आईज जिसे बोला जाता है। इससे आप मरीज का क्या देख सकते हो? अपीयरेंस। अरे इसके माध्यम से मरीज का क्या चेक कर सकते हो? अपीयरेंस। इसके माध्यम से क्या चेक कर सकते हो? कलर। अरे ये चीजें देख सकते हो। दूसरे नंबर पे आस्कल्टेशन, अरे दूसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ है? आस्कल्टेशन। दूसरे नंबर पे मरीज के एब्डोमिन को आस्कल्टेशन का मतलब साउंड को इंटरप्रेट करना है, और साउंड के लिए हमेशा क्या चाहिए? स्टेथो,
स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप के बारे में जानकारी किसने दी थी? रेने लिनेक नाम के साइंटिस्ट ने दी थी। तो ध्यान रखिएगा, स्टेथोस्कोप के माध्यम से आप यहां क्या करोगे? साउंड को सुनोगे कि कैसा क्या साउंड देखने को मिल रहा है। उसके बाद में प्रकशन, और प्रकशन के लिए या तो प्रकशन हैमर हो सकता है, ध्यान रखिएगा, प्रकशन। और प्रकशन का मतलब क्या देखने को मिलता है? प्रकशन के लिए या तो हैमर काम में ले सकते हो और या फिंगर काम में ले सकते हो। हैमर का मतलब हथौड़ा होता है, या फिंगर काम में ले सकते हो, ध्यान रखिएगा। हां, जो पैक्सर और पैक्सीमेट्री जिसे बोला जाता है, टिप है, टिप वगैरह, इससे टेप करके देखा जाता है। इसमें भी सर इससे क्या किया जाता है? इसे बोला जाता है टेपिंग, टेपिंग अवर साइट। अपनी साइट पे टेप करके देखोगे, अपनी साइट पे टेप करके देखोगे, इससे भी क्या पता चलता है? टेंडरनेस। क्या पता चलता है? टेंडरनेस पता चलती है। इससे भी क्या पता चलता है? साउंड पता चलता है। इससे भी क्या पता चलता है? रिफ्लेक्स पता चलता है। क्या पता चलता है? रिफ्लेक्स पता चलता है। ये वाली सारी चीजें देखी जाती है किससे? प्रकशन से। सर पहले आस्कल्टेशन क्यों किया? क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इंस्पेक्शन का मतलब देख लिया, हां, देखने के बाद अगर मैं प्रकशन पहले कर देता तो फिर जो ये मैं साउंड आस्कल्ट करूंगा, ये साउंड एब्नॉर्मल हो जाता है। तो सबसे पहले करना है इंस्पेक्शन, उसके बाद करना है आस्कल्टेशन, फिर करना है प्रकशन, और लास्ट में करना है पाल्पेशन। अरे लास्ट में क्या करना है? पाल्पेशन करना है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, इंस्पेक्शन, आस्कल्टेशन, परकशन, पाल्पेशन वाला कंसेप्ट। लास्ट में लिखा है पाल्पेशन। पाल्पेशन का मतलब भैया जी स्लाइट ऑफ टच। अरे ध्यान रखिएगा, लास्ट बट नॉट लीस्ट क्या देखने को मिलता है? पाल्पेशन। और पाल्पेशन का मतलब पेन असेसमेंट करना या टेंडरनेस असेसमेंट करना। अरे इसमें क्या देखने को मिलता है? स्लाइड ऑफ टच। टच करके देखते हो जिसमें मरीज में पेन, हार्डनेस, वार्मनेस, हार्डनेस, वार्मनेस, टच, पेन, अरे भैया जी किसी भी ऑर्गन में लगने वाला कोई प्रेशर, ये सारी चीजें देखी जाती है। ये सारी की सारी चीजें देखोगे तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे पूछे सबसे पहले क्या किया? इंस्पेक्शन किया। इंस्पेक्शन के बाद क्या किया? सर आस्कल्टेशन किया। आस्कल्टेशन के बाद क्या किया? परकशन किया, और लास्ट में पाल्पेट करके देख लिया तो कोई। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है कि पेनफुल पार्ट शुड बी असेस लास्ट। हमेशा ध्यान रखिएगा दर्द वाले हिस्से को, जैसे कि मान लीजिएगा ये कोई मरीज है, अरे जैसे कि कोई ये मरीज आपके सामने देखने को मिल रहा है और इस मरीज को अपेंडिसाइटिस का पेन हो रहा है। ये रही इसकी मुंडी, टेंशन मत लो, अपेंडिसाइटिस का पेन हो रहा है। डॉक्टर ने मरीज के कंप्लेन या सिम्टम देख के ही पहचान लिया कि मरीज को दर्द हो रहा है राइट लोअर क्वाड्रेंट में। मरीज ने पहले ही बोल दिया, या मैं जैसे ही अस्पताल आया हूं, मैं यहां से पेट पकड़ के आया, वही मां मर गया रे, गजब का दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने देखते ही पहचान लिया कि अपेंडिसाइटिस हो रहा है। मरीज ने बोल लिया कि अपेंडिसाइटिस का पेन है, मैकबर्नी पॉइंट पे हो रहा है। कौन सा पॉइंट कहलाता है? ये कहलाता है मैकबर्नी पॉइंट। अरे ये क्या कहलाता है? मैकबर्नी पॉइंट पे दर्द हो रहा है। ध्यान रखिएगा ये मरीज के एम्ब्लाइकस। लेकिन डॉक्टर क्या करेगा? अरे डॉक्टर आपसे पूछेगा यहां दर्द हो रहा है, वो बोलेगा नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, नहीं नहीं, यहां थोड़ा ज्यादा, हाँ यहां थोड़ा ज्यादा, ज्यादा ज्यादा ज्यादा, यहां नहीं। अरे यहां हो रहा है क्या? यहां हो रहा है, यहां हो रहा है, यहां हो रहा है, वो बोल रहा है थोड़ा थोड़ा थोड़ा। अरे यहां 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 यहां, और लास्ट में यहां बोलेगा तो अरे मार दिया, अरे मार दिया। अरे यहां जबरदस्त दर्द वाली कंडीशन देखने को मिल रही है। लास्ट में यहां क्या देखने को मिल रहा है? भयंकर पेन देखने को मिल रहा है। तो उसने कहां से शुरू किया? यहां से यहां, यहां यहां यहां, इस प्रकार से इसको घुमाया। अरे पूरे दर्द को पूरी सांप सीढ़ी की तरह घुमा के लास्ट में लाके कहां छोड़ दिया? सर पेन को लास्ट में लाकर के कहां छोड़ दिया? तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है सर, लास्ट में लाकर के पेन को छोड़ा है एट द पॉइंट। लास्ट में लाकर के पेन को कहां छोड़ा है? एट द पॉइंट छोड़ा है। यानी ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट चीज क्या देखने को मिलती है? पेनफुल पार्ट, पेनफुल पार्ट शुड बी, पेनफुल पार्ट शुड बी असेस लास्ट। पेनफुल पार्ट शुड बी असेस लास्ट। पेनफुल दर्द वाला पार्ट हमेशा कब देखना है? लास्ट में देखना है, उससे पहले नहीं देखना है। राइट आंसर यहां क्या देखने को मिलेगा? ए। राइट आंसर क्या जाएगा? ए। पाल्पेशन नहीं होगा, प्रकशन, इंस्पेक्शन, प्रकशन नहीं होगा। चलेगा। इसके साथ ही मेरे दोस्तों समय की सीमाएं हो चुकी है समाप्त।
आई होप आप सब लोगों ने आज के दिन के धुआंधार सेशन को किया होगा बहुत अच्छे से एंजॉय। खूब सारी नई चीजें सीखने को मिली होगी, कुछ पुरानी चीजें रिवाइज हो गई होगी और जिंदगी के अंदर इसी प्रकार के संघर्ष को लेकर के निकलते रहेगा कि परिस्थितियां बदतर से बदतर क्यों नहीं हो जाए, लेकिन बिना रुके, बिना झुके, बिना थके रोजमर्रा जिंदगी में जो मेहनत करेंगे वही इतिहास रच के दिखाएंगे, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है। अरे सफलता उन्हें नहीं मिलती है जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि सफलता उन्हें ही मिलती है जो अपनी जिद पे अड़े होते हैं। तो अपनी जिद पे अड़े रहना है और सफलता को सुनिश्चित करके दिखाना है। अपने माता पिता को बोल दिया था कि जब आप बड़े बड़े सपने देखो, साकार मैं करके दिखाऊंगा, तो उन सपनों को साकार करने के लिए जी तोड़ मेहनत कोशिश कीजिएगा और परिणाम तो बोलेगा आज, नहीं तो कल बोलेगा। अगर आज का सेशन पसंद आया और अभी तक क्लास को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो लाइक वाले बटन को कंप्रेस कर दीजिएगा, मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि सेशन का टाइम खूब सारे बच्चों को पता नहीं था, लेकिन यह जरूर पता था कि 360 डिग्री आएगी, डेफिनेटली आएगी, 100% आ जाएगी। और आज के बाद जिंदगी में हमेशा याद कर लेना कि 360 डिग्री हमेशा आएगी। जब तक सूरज निकलेगा या सूरज नहीं निकलेगा फिर भी सेशन तो आएगा। जब तक दिल की धड़कनें चलती रहेगी, यह गारंटी है। जब दिल की धड़कनें रुक जाएगी तो उसके बाद तो कुछ भी नहीं हो सकता। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। तो रोजमर्रा जिंदगी में मेहनत करने की कोशिश कीजिएगा। सेशन के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर छोड़िएगा। कल फिर मिलेंगे 6:15 बजे पूरे जोश जुनून पागलपन के साथ में। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ते रहे, मस्त रहे, बने रहे उत्कर्ष परिवार के साथ और कर दिखाएगा कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू सो मच।